हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पढ़ रहे थे कल महाराणा प्रताप? क्या क्या पढ़ लिया? वामस। मायरा की गुफा पढ़ी है ना? मायरा गुफा में क्या था प्रताप के? शस्त्रागार था। और अस्थायी राजधानी कहाँ थी? कौन से दो भाइयों ने सहायता की थी? भामाशाह और ताराज। कितने रुपए कितने साल के लिए अब काम आ सकते थे? 25,000 सैनिक 12 वर्षों तक मैनेज किए जा सकते थे अब। और भामाशाह को क्या बनाया गया था? कौन से गांव में मिले थे वो भाई? भामाशाह को मेवाड़ का क्या कहा जाता है? उदारक कहा जाता है। कल कोई मेरे से रास्ते में पूछ रहे सर ताराचंद का क्या हुआ? ताराचंद ने भी अपनी जिंदगी जी। होना क्या होता है ताराचंद का? ताराचंद प्रताप के दरबार में थे, महत्वपूर्ण स्थिति पे थे। कल हमने एक बुक पढ़ी है हेमरतन सूरी की, कोरा बादल रीत चौपाई। उस बुक के सारे रुपए ताराचंद ने दिए थे। ताराचंद बाद में मेवाड़ वालों की तरफ से युद्ध में लड़ने के लिए गए थे, घायल हुए थे, डेथ हो गई थी बाद में। तो ताराचंद बहुत अच्छी पोजीशन पे थे। पर हिस्ट्री हर किसी का नाम तो नहीं लिख सकती ना। भामाशाह बड़े भाई थे तो उनका नाम हो गया, ऑब्वियसली बात है। आज भी होता है, अपने परिवार में कोई एक बंदा होता है, उसके नाम पर अपने गांव में सब जानते हैं, है ना? कोई आज भी गांव में अपने को अपना कोई घर पूछे दादाजी के नाम से पूछते हैं, तो अपने ये सवाल थोड़ी कहते हैं मेरा नाम तो नहीं ले रहे, दादाजी का क्यों ले रहे हो? बस ठीक है, वो एक बड़े आदमी, उनको उन्होंने कोई ढंग के काम किए तो उनको जान रहे हैं, बाकी लोग उनके नीचे छुप गए। चलो अच्छा, इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि महाराणा प्रताप के दरबार में दो कवि थे, नाम बताओ उनके कौन कौन से? माला साधु और रामा साधु। एक विद्वान को मंडेर की जागीर दी थी। ये जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? उदयपुर अभिलेख। हेमरतन सूरी की बुक का नाम क्या है? और चक्रपाणी मिश्र की किताबों के नाम क्या क्या है? अच्छा, और चावंड से कौन सी कला का विकास शुरू हुआ? चित्रकला का। चित्रकार कौन था? चावंड में क्या क्या बनवाए गए थे? और मालपुरा में क्या बनवाया गया था? प्रताप की छतरी कहां पर है? प्रताप की मृत्यु कहां पर हुई थी? राजधानी किसको बनाया था उन्होंने? कौन से दो किले नहीं जीत पाए थे? अच्छा, प्रताप पर अंतिम आक्रमण किसने किया था? कब किया था? तब प्रताप ने आमेर वालों से क्या छीन लिया था? दिवेर का युद्ध कब हुआ था? प्रताप ने मुगल सेना को, सेनापति कौन था उसको किसने मार दिया था? जेम्स टोड इस युद्ध को क्या कहता है? कौन से मुगल सेनापति की बेग में गिरफ्तार की गई थी? अब्दुल रहीम। कहां से गिरफ्तार की गई? कब गिरफ्तार की गई? कौन गिरफ्तार करके लाया? लेकिन प्रताप ने उनको, कौन से मुगल सेनापति ने 3 अटैक किए थे? कहां पर किए थे? कब 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 किए थे? अकबर ने मेवाड़ पर कब अटैक किया था? अक्टूबर 1576। कहां पे कब्जा किया? नाम बदलकर किसको सौंप दिया? मानसिंह आसफ का असफल होके लौटे तो प्रताप ने, सॉरी अकबर ने दरबार में आना, कौन से सैनिक ने कहा था कि अकबर खुद आ रहा है? प्रताप घायल होके बाहर के युद्ध को लीड किसने किया? अच्छा, हल्दी का युद्ध में प्रताप की तरफ से ग्वालियर से कौन आए? अफगानों की सेना लेके, भीलों की सेना लेके, और आपके सलूम्बर से। अकबर के सेनापति कौन कौन है? मानसिंह को पहली बार इसी युद्ध में, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? प्रताप को समझाने के लिए कितने दूत भेजे गए थे? नाम बताओ। अच्छा, महाराणा प्रताप का राष्ट्रतिलक समारोह कहां पर हुआ था? और राष्ट्रतिलक कहां पे किया गया था? उनकी रानी का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? पिताजी का नाम क्या था? जन्म कहां हुआ था और कब हुआ था? और वैसे तिथि के अनुसार विक्रमी संवत 1597 को हुआ था। अच्छा, उदय सिंह की छतरी कहां पर है? दोगोंदा। उदय सिंह का निधन भी कहां पर हुआ था? कौन से त्योहार के दिन? कब हुआ था? अच्छा, और उससे पहले चित्तौड़ के तीसरे साके का नेतृत्व किस किसने किया था? जयमल कहां का राजा था और अकबर ने कब छीन लिया था? पत्ता कहां का सामंत है? और आमिट मेवाड़ रियासत का इस साके में केसरिया जोहर किसने किया था? किसकी रानी थी? किसकी बहन थी? और आपके केसरी वो लीड कौन करते हैं? जयमल और पत्ता इसको लीड करते हैं। और जो जयमल थे, जयमल किसके कंधों पे बैठ के लड़े? कल्ला राठौड़ को। जयमल कल्ला की छतरियां कौन सी पोड़ों के बीच में?
और पत्ता की छतरी कहां पर, कहां पे, रामपोल पर बनी हुई है। और पांडु, रामपोल बताए, पांडुपोल थोड़ी बताए, राम पांडुपोल में तो बाघ सिंह ही बताए। क्या तो मैंने गलत लिखा दिया, ऐसी थोड़ी लिखवाई। बाघ सिंह की पांडुपोल, पत्ता की रामपोल, और उनके हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच, यही है। चलो और बताओ, देखिए आप, अकबर ने अटैक कब किया था ये, 1567-68। उसमें उदय सिंह कौन सी पार्टियों में, उदयपुर की स्थापना कब हुई, कौन सी झील बनाई गई, कौन सा महल बनवाया गया था, कौन से युद्ध में बनवीर को हराया गया था, मावली का युद्ध। और मावली का युद्ध कब हुआ था, उदय सिंह ने प्रताप को राजा नहीं बनाया, किसको बनाया था, फिर जगमाल को हटा दिया तो किसके पास चला गया, अकबर ने कौन सा परगना दिया, और बाद में कौन सी रियासत का, किसका, उदय सिंह में जगह पड़ी तो एक लाइन और लिखो यार, अभी मेरे दिमाग में, मैं पूछ रहा था उदय सिंह में और जगह कल नहीं है, अभी मैं पूछ रहा था मेरे दिमाग में आ गया, कल लिखा ही नहीं अपन ने, वहां नहीं है तो फिर जहां जगह वहां लिख लेना, ऐसा कुछ ही नहीं। अकबर है ना, जयमल पत्ता की मूर्तियां लगवाता है आगरा के किले में। कहां पे लगवाता है, आगरा किले में। अब नहीं मिलती वो मूर्तियां, पहले थी अपने को भाई, पहले अपने क्या पता थी कि नहीं थी। तो औरंगजेब के टाइम एक यात्री आके गया था, बर्नियर। कौन सा यात्री आया था, और बर्नियर ने एक बुक लिखी थी, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। कौन सी बुक लिखी थी, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इस बुक में वो लिखता है कि जब मैं मुगल एम्पायर की यात्रा कर रहा था तो मैंने किसकी मूर्तियां देखी थी, जयमल और पत्ता। कहां पे देखी थी, आगरा किले में। तो इसका मतलब किसने लगवाई है, अकबर ने। लिख लो, उदय सिंह में जगह जहां पर हो वहां पे लिख लो। और हो सके तो इतनी कंजूसी मत किया करो, जब भी अगला राजा लिखो 5-7 लाइनें छोड़नी चाहिए। तुम्हें पता नहीं क्यों लगता है उदय सिंह में प्रताप घुसा दे। लिखो, अकबर ने जयमल पत्ता की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई थी। अकबर ने जयमल पत्ता की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई थी। अकबर इंस्टॉल्ड स्टेच्यूज ऑफ जयमल एंड पत्ता इन आगरा फोर्ट। अकबर ने जयमल पत्ता की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई थी। अकबर इंस्टॉल्ड स्टेच्यूज ऑफ जयमल एंड पत्ता इन आगरा फोर्ट। यह जानकारी बर्नियर की पुस्तक से मिलती है। दिस इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय बुक ऑफ बर्नियर, और बुक का नाम लिख ले। यह जानकारी बर्नियर की पुस्तक से मिलती है, एक फ्रेंच ट्रेवलर था। यह जानकारी बर्नियर की पुस्तक से मिलती है। दिस इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय बुक ऑफ बर्नियर। बुक का नाम लिख ले, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। क्या नाम बुक का, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। आगे और पढ़ेंगे हम, बीकानेर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे वापस। बीकानेर में किला है जूनागढ़, कौन सा किला है, उसमें भी इनकी मूर्तियां लगी, वो बीकानेर में देख लेंगे अपने। अभी अपने यहाँ पर ये देख लेते हैं। कल अपने हल्दीघाटी युद्ध पढ़ा था, पर हल्दीघाटी युद्ध का महत्व नहीं पढ़ा था। हेडिंग डालो, हल्दीघाटी युद्ध का महत्व है। वहां फ्लो में चल रहे थे तो बीच में रुका नहीं, मगो लास्ट में लिख लेंगे। लिखो, हल्दीघाटी युद्ध का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ हल्दीघाटी। हल्दीघाटी युद्ध का महत्व। क्यों याद किया जाता है इतना बड़ा युद्ध, इससे बड़े बड़े भारत में युद्ध हुए हैं। तराइन बहुत बड़े युद्ध हुए थे, पानीपत के युद्ध बहुत बड़े हुए थे, पर लोग उनको इतना याद नहीं करते जितना किसको याद करते हैं, हल्दीघाटी, है ना। कोई पढ़ा लिखा आदमी ही पानीपत के युद्धों के बारे में बता पाता है, या कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है वो तराइन के युद्ध के बारे में जानता है, पर हल्दीघाटी के बारे में वो आदमी भी जानता है जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। इसका मतलब कुछ अलग चीजें। कारण ये है, बाकी वाले जो युद्ध है, जैसे मान लो कोई तराइन का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, दो बराबर की शक्तियां हैं, दोनों में आपस में लड़ाइयां हो रही है। राजा तमाम युद्ध लड़ते थे, साम्राज्य का विस्तार करना राजाओं का मुख्य काम था, तो राजाओं ने युद्ध लड़े, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। पर हल्दीघाटी वाला युद्ध इस लिहाज से अलग है कि हल्दीघाटी वाले युद्ध में अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। अकबर किसका विस्तार करना चाहता है, वो साफ साफ एक इंपीरियलिस्टिक पावर है। वो कह रहा है भाई मुझे मेरे साम्राज्य का क्या करना है, विस्तार। पर महाराणा प्रताप साम्राज्य का विस्तार नहीं करना चाह रहे। महाराणा प्रताप अपने क्षेत्र को बचाना चाह रहे हैं। वो उनकी रीजनल फ्रीडम की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है,
उनकी क्षत्रिय स्वतंत्रता की लड़ाई है। इसलिए लोगों को लगता है कि नहीं यार, एक आदमी इस बात पर अड़ गया था कि नहीं भाई, मेरा इलाका आजाद रहना चाहिए, मेरे इलाके में मैं और किसी को घुसने नहीं दूंगा, मुझे दिल्ली नहीं चाहिए, दिल्ली तुम रखो, लेकिन मेरे मेवाड़ में कोई दूसरा आ नहीं सकता। तो अकबर जरूर अपने क्या करना चाहता है, साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, वो एक इंपीरियलिस्टिक पावर है। लेकिन महाराणा प्रताप किसके लिए लड़ रहे हैं? ये लड़ाई कैसी प्रकार की नहीं है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। अंग्रेज साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए भारत पर कब्जा कर रखा है। लेकिन हमारे लोग करेंगे नहीं साहब, अंग्रेज अपने देश में रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे देश में हम कब्जा करने नहीं देंगे। इसलिए हम देखते हैं कि जब हमारे आजादी का आंदोलन चल रहा था, तब भी कोई युद्ध यदि उस समय हमारे आजादी के दीवानों को, उसमें स्वतंत्रता प्रेमियों को यदि उत्साहित करता है, तो वो युद्ध कौन सा है? हल्दी। 1915 में उड़ीसा में एक जगह पड़ती है बालासोर। कौन जगह है? बाला। वहां पर एक अपने क्रांतिकारी शहीद होते हैं, बाघा जतीन। बाघा जतीन नाम के क्रांतिकारी थे। पुलिस एनकाउंटर में मैन टू मैन फायरिंग के अंदर लड़ते हुए 5 लोगों के साथ में मारे जाते हैं, वहां पर वीर गति को प्राप्त होता है। उस समय अपने बंगाल के एक बहुत बड़े कवि थे, उनका नाम था नजरुल इस्लाम। क्या नाम था? नजरुल इस्लाम। अगले दिन लिखते हैं कि बालासोर में वह नदी जहां पर हमारे 5 क्रांतिकारी शहीद हुए, उस नदी का नाम था बूढ़ी लाल। क्या नाम था? कि बूढ़ी लाल नदी जहां पर हमारे 5 क्रांतिकारी शहीद हुए, नए भारत की हल्दी घाटी है। नए भारत की 1915 में उड़ीसा की एक जगह की तुलना किससे की जा रही है? हल्दी घाटी 1576 में याद कर रहे हैं, 1915 हल्दी घाटी राजसमंद में पड़ी, याद की जा रही उड़ीसा। इसका मतलब हल्दी घाटी से हर कोई आदमी कनेक्ट करता है। लोगों को लगता है कि नहीं यार, जिस प्रकार महाराणा प्रताप लड़ लिए थे, वैसे देश के लिए लोग लड़े थे। तो ये वाली लड़ाई जो थी, ये किसकी लड़ाई थी? तो हल्दी घाटी की किस किस के बीच की लड़ाई है? लिखो, यह युद्ध साम्राज्यवादी शक्ति एवं क्षत्रिय स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष था। दिस बैटल वॉज ए स्ट्रगल बिटवीन इंपीरियलिस्टिक पावर एंड रीजनल फ्रीडम। यह युद्ध साम्राज्यवादी शक्ति एवं क्षत्रिय स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष था, या प्रादेशिक स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष था। दिस बैटल वॉज ए स्ट्रगल बिटवीन इंपीरियलिस्टिक पावर एंड रीजनल फ्रीडम। वो द स्ट्रगल बिटवीन इंपीरियलिस्टिक पावर एंड रीजनल फ्रीडम। क्षत्रिय साम्राज्यवादी शक्ति तथा क्षत्रिय स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष था। अच्छा मुझे बताओ, दोनों में, अकबर और प्रताप में रिसोर्सेज ज्यादा किसके पास है? इसका मतलब प्रताप के पास रिसोर्सेज क्या है? कम। और आप कम रिसोर्सेज से लड़ते हो, इससे आपकी जो जनता थी उसमें आशा का संचार हुआ। किसका संचार हुआ? एक होप नजर आई आपकी जनता को, आप में नैतिकता, मोरलिटी, मोरल वैल्यू जो थी वो राइज करती है। आप लिखो, फिर मैं समझाता हूं। लिखो, कम संसाधनों के बावजूद, डिस्पाइट लेस रिसोर्सेज, कम संसाधनों के बावजूद, डिस्पाइट लेस रिसोर्सेज, प्रताप ने अकबर का सामना किया। प्रताप कन्फ्रंटेड अकबर। प्रताप ने अकबर का सामना किया। प्रताप कन्फ्रंटेड अकबर। प्रताप ने अकबर का सामना किया। प्रताप कन्फ्रंटेड अकबर, जिससे मेवाड़ में आशा व, या मेवाड़ की जनता में आशा व नैतिकता का संचार हुआ। विच इन्फ्यूज्ड होप एंड मोरलिटी अमंग पब्लिक ऑफ मेवाड़, जिससे मेवाड़ की जनता में आशा व नैतिकता का संचार हुआ। विच इन्फ्यूज्ड होप एंड मोरलिटी अमंग पब्लिक ऑफ मेवाड़। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। आरएएस का रिजल्ट आता है, आईएएस का रिजल्ट आता है, अगले दिन अखबार में लोगों के इंटरव्यू छपते हैं। 2 प्रकार के इंटरव्यू देखेंगे आप हमेशा जब कभी भी रिजल्ट है। एक कोई ऐसा आएगा कि एक बंदा है, उसकी 3rd रैंक आ गई। आप देखते हैं कि उस बंदे के 12th में 90% थे, 10th में 90% थे, ग्रेजुएशन उसने कोई एक बड़ी सी कॉलेज से की हुई थी, इंग्लिश मीडियम कॉलेज से की हुई। उसके पापा आरएस लगे हुए, उसकी मम्मी को बैंक मैनेजर है, उसने कोचिंग की, और उसके बाद में उसकी कौन सी रैंक आ गई? 3rd रैंक आ गई। एक इंटरव्यू और छपता है जिसमें आप किसी के बंदे के बारे में देखते हो कि 10th में 52% थे, 12th में 56% थे, ग्रेजुएशन प्राइवेट की हुई थी, एमए प्राइवेट की हुई थी, पापा है ही नहीं, किसी की दुकान पे काम करता था, साथ साथ में पढ़ाई की थी, और अब साथ साथ में एग्जाम दिया था, और उसकी रैंक आ गई 632। कौन सी आ गई?
पर फिर भी हमें 632 मोटिवेट करती है, हमें थर्ड मोटिवेट नहीं करता। हमें लगता है तेरा तो आनी ही चाहिए, तू तो ये बता थर्ड क्यों आई, फर्स्ट क्यों नहीं आई? पढ़ा क्यों नहीं है? जब पापा तेरे आरएस थे तो बचपन से तेरे को पता था आरएस क्या होता है? मम्मी मैनेजर थी तो तेरे को सब पता था पढ़ाई क्या होती है, अच्छी अच्छी स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, फिर भी थर्ड आई, फर्स्ट लाइन थी तेरे को। उसको अपने को देख के लगता है। अब होता क्या, 1000 लोगों में 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं, 1000 में ऐसे एग्जाम्पल, जो मैंने सेकंड वाला एग्जाम्पल दिया, ऐसे लोग होते हैं 2-3 ही, 2-3 लोग होते हैं। बाकी ज्यादातर जो लोग होते हैं वो ज्यादातर कोचिंग की हुई है, ज्यादातर जो है वो तैयारी कर रहे थे, संसाधन ठीक थे लोगों के पास में, इतने नहीं तो भी थे, बुरे भी नहीं थे। पर वो 2-3 लोग हमें मोटिवेट करते हैं, क्योंकि अपने को लगता है इनसे तो अपने ठीक है। जब ये इस स्थिति में रह के 632 लेके आ गया तो मैं भी ला सकता हूं। मैं को यदि ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं, ये जो 1-2 एग्जाम्पल आते हैं, ये एग्जाम्पल यदि समाप्त हो जाए, ऐसे एग्जाम्पल आने बंद हो जाए, तो लोग तैयारी करनी बंद कर दें। फिर लोगों को लगे कि नहीं यार, सब उन 90% वालों के सिलेक्शन होते हैं, सब बड़े बड़े लोगों के सिलेक्शन होते हैं, फिर मेरा भी होगा नहीं। अब अपने विश्वास जमता है कि नहीं यार, उसने करवा लिया तो अपने भी करवा सकते हैं। तो प्रताप वाली लड़ाई वो लड़ाई है कि प्रताप मोटिवेट करता है, अकबर मोटिवेट नहीं कर रहा। आपने कभी किसी को किसी किताब में किसी से पढ़ा कि अकबर जीता और उसने मोटिवेट किया? प्रताप मोटिवेट कर रहा है। हमें लगता है यार बंदे के पास कुछ नहीं है, उसके बावजूद उसको लगता है कि नहीं, मुझे लड़ लेना चाहिए, मेरे देश के लिए लड़ लेना चाहिए। तो कालांतर में यदि किसी देश पर कोई बड़ी शक्ति हमला करेगी तो देश मोटिवेट होता है कि यार जब महाराणा प्रताप लड़ ली तो अपने भी लड़ सकते हैं। और ये मोटिवेशन ही तो है कि सिरोही जैसी रियासत अकबर से भिड़ गई। दत्तानी का युद्ध हल्दी घाटी के बाद है। आप अभी भी सिरोही मैप में देखेंगे, सिरोही इतनी सी है, अकबर से भिड़ लिया उन दिनों के अंदर। उन्हें लगता था महाराणा प्रताप लड़ रहे हैं ना, और महाराणा प्रताप का सहयोग था। महाराणा प्रताप ने कहा सुल्तान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। बाकायदा दत्तानी के जीतने के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी पोती की शादी सुल्तान के साथ कर दी थी, ऐसे बहादुर लोगों के साथ राजकुमारी की शादी की जाए। तो बंदे को लगता है अगर वो कर सकते हैं तो अपने भी कर सकते हैं। तो हल्दी घाटी की लड़ाई ये बताती है कि आपके पास संसाधन कम थे, पर आपके पास में विजन था, आपके पास में यूं जीव बड़ा था, आपको लगा कि मैं लड़ सकता हूँ, वीर थे, तो आप भिड़ गए उनसे। तो इससे जनता में एक नैतिकता जगती है। वरना क्या होगा, मैं कहूं यदि ये एग्जाम्पल जो मैंने आरएस वाला एग्जाम्पल दिया ना, ऐसे 1-2 लोग ना हो जो इस प्रकार अलग परिस्थितियों में पड़ के और सिलेक्ट हो जाए, तो फिर नैतिक मूल्य गायब हो जाएंगे। अब है ना, अपने को यदि आपको कोई कहे कि भाई तुम नकल करके पास हो जाओ, तुम कोई सेटिंग करके पास हो जाओ, तुम रुपए दे के पास हो जाओ, और वरना तो आरएस में सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो तुम कहोगे ना ना ये फर्जी बात है। उसका हुआ था ना, उसके पास तो रुपए भी नहीं थे, उसने नकल भी नहीं की, वो करवा सकता तो मैं भी करवा सकता हूँ। ऐसे एक भी एग्जाम्पल नहीं हो ना, फिर आदमी चाहे कि यार वैसे तो सिलेक्शन होगा नहीं, तो फिर गलत साधनों का इस्तेमाल कर ही लिया जाए। एक आधा एग्जाम्पल होता है, इसलिए मोरल वैल्यू बची रहती है हमेशा, आशा नजर आती है। अपने को लगता है उसका हो सकता था, अपना भी हो सकता है। ये कहे महाराणा प्रताप वाले में। अब मेवाड़ के लोगों को लगा कि नहीं, हमारा राजा जिंदा है, और हमारा राजा जिंदा है, हमारा राजा यदि अकबर के खिलाफ लड़ रहा है तो हमें भी राजा का क्या दे देना चाहिए, साथ। हल्दी घाटी की लड़ाई जो है, या इसके बाद में आगे जो मेवाड़ की लड़ाई, कभी सोचने वाली बात है कि यार ऐसी एक रियासत में क्या था जो अकबर से भिड़ गई, इतने सालों तक भिड़ गई, और अकबर कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसका कारण यह है कि बाकी लड़ाइयां, कि त्राइन की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, किसी भी युद्ध की लड़ाई, दो राजाओं के बीच की लड़ाई। सांगा और बाबर लड़ रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी लड़ रहे हैं, सांगा बाबर और इब्राहिम लोदी लड़ रहे हैं, राजाओं की आपस की लड़ाइयां। अब जो मेवाड़ का संघर्ष है, उसमें एक तरफ अकबर की सेना, एक तरफ मेवाड़ की जनता है। अब मेवाड़ की जनता लगता था ये हमारे राष्ट्र पर हमला है। मध्य काल में यदि किसी रियासत के लोगों ने अपने देश से इस प्रकार प्रेम कर लिया था, उसका पहला बड़ा एग्जाम्पल मेवाड़ है, कि मेवाड़ियों में भावना खतरनाक तरीके से आई थी। वरना अपने राजाओं के राज में यह था कि कोई नरप हो हमें क्या हानि, कोई राजा बन जाए हमें कोई हानि और लाभ, टैक्स देने भाई साहब। बाबर भी टैक्स लेगा, संगा भी टैक्स लेगा, क्या फर्क पड़ता है, अकबर भी टैक्स लेगा और महाराणा प्रताप भी टैक्स लेगा। पर अब मेवाड़ की जनता कह रही थी ना, टैक्स केवल कौन लेगा, महाराणा प्रताप लेगा, दूसरा कोई टैक्स ही। मतलब किस कदर लोगों ने महाराणा प्रताप को चाहा होगा, कि महाराणा प्रताप ने लोगों को कहा कि अपने उदयपुर नहीं रहेंगे, पहाड़ में आ जाओ, तो लोग पहाड़ में आवरगढ़ चले गए। उसने कहा आवरगढ़ नहीं रहेंगे, चावंड रहेंगे, लोग चावंड चले गए। उसने कभी कहा अपने कुंभलगढ़ रहेंगे, लोग कुंभलगढ़ चले गए। जट राणो जी कब है, बट उदयपुर। जट राणो जी कब है, भाई राजधानी उदयपुर थी। लोगों ने कहा आजकल राजधानी कहाँ है, जहां राणा जी कहेंगे। राणा जी का चावंड तो चावंड उदयपुर है, राणा जी का कुंभलगढ़ तो कुंभलगढ़ उदयपुर है, राणा जी का आवरगढ़ तो उदयपुर कहां पे। आज दिन तक कहावत है कि भाई उदयपुर का जट राणो जी कब है, जहां राणो जी ने कह दिया वहां पर क्या हो जाएगा, उदयपुर। इसका मतलब मेवाड़ की जनता में राष्ट्रवादी भावनाएं आई। कैसी भावनाएं आई, देखो।
इस युद्ध ने मेवाड़ की जनता तथा जनजातियों में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया था। दिस बैटल इन्फ्यूज्ड सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म among public and tribal group of मेवाड़। इस युद्ध ने मेवाड़ की जनता तथा जनजातियों में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया था। दिस बैटल इन्फ्यूज्ड सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म या स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म among public and tribal group of मेवाड़, ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ मेवाड़। मेवाड़ की जनता तथा जनजातियों में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया था। कैसी भावनाओं का संचार किया? राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया। किसने? हाँ, महाराणा प्रताप ने, हल्दी घाटी के युद्ध ने। किसमें संचार किया? आप सोच के देखो यार, समाज का वो तबका जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं था, है ना, जो समाज से अलग थलग लोग रह रहे थे, वो इस युद्ध के अंदर लड़े हैं। तो मुझे तो हमेशा लगता है कि यार लड़ना और वो सब छोड़िए, महाराणा प्रताप कितने बड़े समाज सुधारक है कि उन लोगों को बराबर लिया है। वह चलते युद्ध में महाराणा प्रताप ने भीलों को ये तो नहीं कहा होगा ना कि तुम थोड़े साइड में लड़ो और हम साइड में लड़ेंगे, तुम्हारे पानी के बर्तन अलग और हमारे पानी के बर्तन अलग, तुम खाना अलग खाओगे और हम खाना अलग खाएंगे। युद्ध में सब एक साथ ही लड़े होंगे। एक झटके के अंदर महाराणा प्रताप ने सामाजिक समानता स्थापित कर दी है। उन लोगों को एहसास कराया कि नहीं, तुम इस देश के वासी हो, तुम लड़ सकते हो। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप किसी को ये कॉन्फिडेंस देते हो, तू भाई है, अपने साथ रह सकता है, उस बंदे को लगता है इसके लिए मैं जान दे दूं। वो लड़ गए थे, आगे बदायूं के सबके वो पढ़ते हैं तो उनमें लगता है कि यार भिलों ने युद्ध को समाप्त होने के बाद भी अपने गांव के अंदर बाद में वीरता दिखाई है। बदायूं लिखता है कि हमारे मुगलों के सैनिक यदि भिलों के किसी गांव से निकलते हैं तो उनका अनाज लूट लेते हैं, उनका पानी लूट के ले जाते हैं। हालत खराब कर दी, रसद नहीं पहुंच पा रही हमारी भीलों की वजह से। ये किस कारण से? क्योंकि प्रताप ये जगाने में सफल रहे मेवाड़ की जनता में कैसी भावना, कैसी भावना। मैं हमेशा कहता हूं, आज भी राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में हम पहले किसी ना किसी राज्य के इलाके, राजा के इलाके में रहे। कोई भाई अपने में से जैसलमेर का है, कोई भरतपुर का है, कोई टोंक का है, सब राजाओं के इलाके थे। पर उसके बावजूद अपने में वो भावना नहीं है। आज अपने में राजतंत्र पूरा गायब हो चुका है। हम इस राजस्थान के वासी हैं, अपने लगता है कि नहीं मैं राजस्थान का हूं। आपको पहले ये कभी नहीं लगेगा कि मैं जैसलमेर का हूं, मैं भरतपुर का हूं, मैं टोंक का हूं, मैं बीकानेर का हूं। मेवाड़ियों को अब भी लगता है कि हम मेवाड़ी है। ये भावना आज भी है मेवाड़ के अंदर। ये वो उनके अंदर वो आ गया था राष्ट्रवाद वाला कि नहीं, हमारा देश कौन सा है? मेवाड़। इसलिए मैं जब राजस्थानी में पुराने दोहे पढ़ता हूं तो मेवाड़ के ऊपर अलग प्रकार के दोहे कि मेवाड़ में पहाड़ है तो पहाड़ के जानवर पर दोहे बनाए हुए कि पहाड़ों के अंदर एक सुअर रहता है। सुअर रहते, सुअर समझ गए? पहाड़ों में सुअर रहते हैं खूब सारे। एक राजकुमार निकला, सारे सुअरों को मार गया, एक सुअर का जोड़ा बचा हुआ है। एक दिन वो अपनी गुफा के अंदर बैठे हैं, बाहर राजकुमार घोड़ों की टाप सुनाई दी तो सुअर की जो भूंडन है, सुअर की जो स्त्रीलिंग होती है उसको बोलते हैं भूंडन, उसने सुअर को कहा कि देख वो अपना एक ही जोड़ा बचा हुआ है, बाकी सब तो मरमुरा गए और इस राजकुमार को पता चल गया ना इस गुफा के अंदर है तो अपने को और मारेंगे आके। तो अपने काम करते हैं, गुफा का पीछे वाला दरवाजा मालवा की तरफ खुलता है, उधर घास में घुस जाते हैं, उधर फसलों में घुस जाते हैं। वो सुअर उसको वापस कहता है कि मगरो छोड़ू हूं नहीं, भूंडन मत बिलमाए। मगरा मतलब पहाड़, मगरो छोड़ू हूं नहीं कि पहाड़ छोड़ के नहीं जाऊंगा, भूंडन मत बिलमाए। ये भूंडन मेरे को राजी करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश ही मत कर। छेला टकरा झेल सी, मैं भालों की टकरें झेल लूंगा, भाजिया वंश लजाए। भाग गया तो मेरा वंश लज्जित होगा कि सुअर होकर भाग गया था। मुझे लगता है यार ये वाली भावना पशुओं में भी ले आए थे तो वो मेवाड़ की धरती है। क्यों? मैं अभी थोड़े दिन पहले कोई यूट्यूब पे कोई रील्स सी कोई आगे आई तो एक आई, कोई मेवाड़ के कवि है, वो किसी कवि सम्मेलन में बोल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कौन है उनके, और खूब सारी उसके बाद मेरे वो सामने आए नहीं और उनका उसमें नाम नहीं लिखा हुआ था। तो एक सामान्य सी बात करें, कोई 30 सेकंड की रील थी, तो बता रहे हैं उसमें कि अपने चित्तौड़ में एक नदी है बेड़च। कौन सी नदी है? बेड़च। बेड़च मिलती है जाके चंबल। किसे जाके बेड़च मिलती है? बनास। बनास जाके मिलती है चंबल। चंबल जाके मिलती है यमुना। किसे मिलती है? यमुना। तो पहले तो मुझे सहायक नदियां याद हुई है ना कि बेड़च किसमें मिलेगी? बनास। बनास किसमें मिलेगी? चंबल। चंबल किसमें मिलेगी? यमुना। तो बेड़च का एक तिनका है, तिनका घास का तिनका, बेड़च का एक तिनका यमुना के एक तिनके से बात करता है। और वो यमुना के तिनके, वो यमुना वाला तिनका बेड़च वाले तिनके को कहता है कि मैं वृंदावन से आया हुआ हूं और वहां भगवान कृष्ण के पैर पड़े हुए, तो मैं उस धरती का घास हूं जिस धरती पर भगवान कृष्ण के पैर पड़े थे। तो वो मिट्टी मेरे अंदर है, वो पानी मेरे अंदर है जिस पर कभी भगवान कृष्ण ने हाथ लगाया था। तो यार मेरा एटीट्यूड बनता है, मैं एटीट्यूड में रह सकता हूं।
तेरे में क्या एटीट्यूड है ऐसा, तू यूं टेढ़ा टेढ़ा क्यों घूमता रहता है। वो वापस उसको कहता है कि रखता पानी पीवियो, कि मैंने वो पानी पिया जिसमें क्या मिला हुआ था, खून। खून पिया है मैंने, ऐसी मिट्टी का हूं जिसमें खून। रखता पानी पीवियो, माटी मारो खान, वो माटी खा के आया हूं जो वहां चित्तौड़ की मिट्टी है। हे वृंदावन रात तिनकला गढ़ चित्तौड़ रो जान, मैं चित्तौड़ से आया हूं, मेरे में एटीट्यूड नहीं होगा तो किसमें होगा। बोले अरे कवि ने मेवाड़ के तो तिनके में भी एटीट्यूड बताया। तो ये भावना इस वजह से आ गई थी, मेवाड़ राष्ट्रवादी रूप से वो हुआ था, संचालित हुआ था, और वहां जनता को एक एक आदमी को लगने लग गया था कि ना, अकबर हमारे राज्य पर कब्जा नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। ये राज्य महाराणा प्रताप का नहीं है, राज्य हम सब का है, हम सब इस राज्य के लिए लड़ लेंगे। कल मैं आपको बता रहा था, ऐसा कब हुआ है राजतंत्रों में कि जनता बगावत कर गई, किसको राजा नहीं बनाएंगे, दूसरे को बनाएंगे। वरना जनता क्या लेना देना था, टैक्स देना दे देती, चुपचाप गांव के अंदर बैठे हुए थे। मैं कहता हूं आज भी अपने राजस्थान में तो विशेषकर 90% लोगों को अपने पॉलिटिकल अवेयरनेस सही नहीं। आज भी उन्होंने लगता किसी की सरकार आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़े। 10-1% लोग चुनाव के अंदर जरूर यूं थोड़े एक्टिवली रहते हैं अपने, कि नहीं ये होना चाहिए वो होना चाहिए। बाकी अपने आज भी है, कोई नरप हो हमें क्या नहीं। अशोक जी आए तो बढ़िया, मैडम आए तो बढ़िया, भजनलाल जी आए, अपने तो ये माथापच्ची करनी है। सुबह 7 बजे उठ के आना है, शाम को 7 बजे तक जाना है। आपको लगता है सुबह अपने को पढ़ना है, शाम को आगे कोचिंग करनी जाना, अपने पे क्या फर्क पड़ रहा है। पर ये उस समय राजाओं के टाइम में भी ये भावना थी, तो अपने में आज भी वो चला ही आ रहा है जेनेटिकली, कि ज्यादा कोई लोड लेते नहीं। पर मेवाड़ियों ने उस समय ये महसूस किया कि नहीं साहब, हमारा देश मेवाड़ और कोई दूसरा हमारे देश पे कब्जा। फिर कोई चीज का महत्व इस बात में है कि वो चीज खत्म हो गई, उसके वो घटना समाप्त हो गई, उसके बाद में भी असर डालती है कि नहीं डालती है। मैं कई बार सोचता हूँ यार, खानवा एक बड़ा युद्ध हुआ है, पानीपत बड़ा युद्ध हुआ है, तराइन के युद्ध बड़े हुए हैं, पर क्या कभी कोई आदमी ये सोचता है क्या मैं खानवा देख के आऊं। क्या कभी अपने दिमाग में आता है क्या कि यार तराइन चलते हैं, तराइन घूम के आते हैं। क्या कभी अपने दिमाग में आता है अगर पानीपत देखते हैं जहां भारत ने 3 बड़े बड़े युद्ध लड़े थे। हाँ ये बात अलग है, आप रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में खानवा आ गया, तो आपके यदि हिस्ट्री के स्टूडेंट आपको दूंगा, अरे खानवा, यहाँ बाबर और सांगा लड़े थे, ये बातें हुई थी, 4 बातें दिमाग में आती है। पर ऐसा क्या है कि उदयपुर आने वाला हर टूरिस्ट हल्दी घाटी जाता है। ऐसा क्या है कि लोग आज भी हल्दी घाटी की मिट्टी अपने साथ में लेके जाते हैं, अपने घर पे रखते हैं। इसका मतलब 18 जून 1576 की दोपहर के 3 घंटे में कुछ तो अलग हुआ है, कि आज दिन तक हम उससे मोटिवेट हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। महाराणा प्रताप कामयाबी ये है कि उनके तो घोड़े का नाम भी बच्चा बच्चा जानता है। क्या बाकियों के घोड़े नहीं थे क्या, बाकी पैदल थोड़ी घूम रहे थे। कुंभा के पास भी घोड़ा तो रहा होगा, सांगान पृथ्वीराज सब घोड़ों पे घूमे होंगे, तो बाकियों का नाम नहीं है। पर चेतक का नाम कितना है कि पुलिस भी अपनी गाड़ी का नाम चेतक रखती है। चेतक का नाम क्या कि भारत में स्कूटर की कंपनी भी अपना नाम चेतक रखती है। प्रताप के साथ भामाशाह थे, आज भी हर दानवीर आदमी को हम भामाशाह कहते हैं। पहले नहीं कह रहे थे, पहले हमारे भारत में कि कुंभा खुद की तुलना करता है कि मैं कर्ण और भोज के समान दानवीर हूं। आज कोई यदि दान देता तो अपने जल्दी से नहीं कहते कि यार ये तो राजा भोज है, अपने नहीं कहते कर्ण, अपने कहते अरे भामाशाह। सरकार योजना चलाती है भामाशाह योजना, आज भी किसी स्कूल में चले जाए तो वहां लिस्ट लगी होती है भामाशाहों की सूची। ये प्रताप का असर ही तो है कि हर आदमी उनके साथ में उस आसपास में जो जो कैरेक्टर है वो सारे कैरेक्टर फेमस है। लिखो एक पॉइंट और लिखो, यह युद्ध आज भी राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। स्टिल दिस बैटल वर्क्स एज मोटिवेटर फॉर नेशनलिस्ट, या वर्क्स एज इंस्पिरेशन फॉर नेशनलिस्ट। यह युद्ध आज भी राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। स्टिल दिस बैटल वर्क्स एज इंस्पिरेशन या वर्क्स एज मोटिवेटर फॉर नेशनलिस्ट। यह युद्ध आज भी राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। कैसा कार्य करता है, प्रेरणा स्रोत। थोड़ा सा और इस युद्ध के बारे में थोड़ी बातें और लिखते हैं अपने, देखो हल्दीघाटी युद्ध किस किस के बीच में हुआ है, मुगल और मेवाड़ कह सकता हूं मैं कह दूं भाई मुगलों के और मेवाड़ वालों के बीच में। हम 3-4 चीजें पढ़ेंगे। इस युद्ध से पहले मुगलों की सेना कहां रुकी हुई थी, मेवाड़ वालों की सेना कहां रुकी, इस युद्ध में सैनिक कितने कितने थे, और ये युद्ध वास्तव में हाथियों की लड़ाई थी, तो हाथी कौन कौन से लड़े थे। 3 चीजें देखेंगे हम।
इस युद्ध से पहले मुगलों की सेना जिस जगह पे रुकी हुई थी उस जगह का नाम था मोलेला। कौन सी जगह? मोलेला टेराकोटा वाला है, मुगलों का डेरा वहां पर था। मेवाड़ वालों की सेना जहां रुकी उस जगह का नाम है लोसिंग। क्या नाम है? लोसिंग। सेना कितनी थी? तो सेना के बारे में दो राय है। एक राइटर हुआ है बदायूनी, अकबर का इतिहासकार था, खुद युद्ध के मैदान में आया हुआ था। ये कहता है मुगलों के पास फौजी थे 3,000, 5,000, कितने थे? 5। और मेवाड़ वालों के पास थे 3,000, कितने थे? 3। मेवाड़ में बहुत बाद में जाके कवि हुए श्यामलदास जी, पढ़ा था हमने श्यामलदास जी, कवि राजा श्यामलदास जी, वीर विनोद। वो कहते हैं नहीं भाई साहब, मुगलों के पास में थे 80,000 और मेवाड़ वालों के पास में थे 20,000। कितने थे? पर श्यामलदास जी वाली किताब घटना के 300 साल बाद लिखी हुई। घटना है 1576 की, श्यामलदास जी लिख रहे हैं 1880 में। बदायूनी उसी टाइम लिख रहा था, तो बदायूनी वाली ज्यादा सही है कि वो युद्ध के मैदान में था, तो वो बता रहा था इतने ही आए होंगे, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं रही होगी। वो कहता है मुगलों की तरफ से कितने? 5,000, मेवाड़ वालों के कितने? धीरे धीरे संख्याएं बढ़ गई होगी, फिर बातों में वैसे होने लग जाती है कि अरे मुगलों की तरफ से तो खूब सारे आए थे, खूब सारे कितने? अरे अपने से तो 4 गुणे आए थे। तो उन्होंने कहा कि अपने थे 20,000, उनके कितने थे? हमें लगता है बदायूनी ज्यादा सटीक बता रहा है, वो खुद युद्ध के मैदान में थोड़ा बहुत हेरफेर हुआ होगा, पर फिर भी लगभग इतना रही होगी। हाथी, कल मैंने बताया था मानसिंह के पास एक हाथी था मर्दाना। कौन सा था? एक हाथी उनके पास और था गजमुक्ता। कौन सा था? गजमुक्ता नाम का हाथी था। इधर महाराणा प्रताप के पास में एक हाथी था लूणा। कौन सा था? और एक हाथी था राम प्रसाद। कौन सा था? इसको बाद में मुगल पकड़ लेते हैं। इसका महावत मर गया था, महावत समझते हो? हाथी चलाने वाला वो मर गया, तो हाथी बेचारा मुगलों की साइड में चला गया, तो वो पकड़ के ले गए। और अकबर ने इसका नाम बदल के कर दिया था पीर प्रसाद। अकबर ने कहा राम जी का प्रसाद नहीं है, पीर बाबा का प्रसाद है। तो हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों की सेना कहाँ रुकी? मेवाड़ वालों की। उनकी मिलिट्री का कैंप कहाँ था? मोलेला। उनका कहाँ था? लोसिक। सोल्जर्स बदायूनी कितने बताता है? उधर कितने? श्यामलदास जी कितने बताते हैं? और 20,000। हाथी कौन कौन से इधर से? इधर से कौन कौन से? राम प्रसाद को अकबर ने पकड़ के नाम बदल के उतार लो। मंडे को टेस्ट होते हैं, सारे लोग देते हो कह रहे हैं? सब लोग? क्या होता है, आज यार ऑफिस में बातें चल रही थी तुम लोगों के बारे में कि बच्चे टेस्ट देते ही नहीं है, 3 में से कोई एक टेस्ट देते हैं। तो क्या किया जाए? फिर एक फैसला आया कि भाई इनके घर वालों को फोन कर दिया जाए, जो जो टेस्ट नहीं देते हैं। तो किया जाएगा ऐसा? हाँ, तो ध्यान रख लेना, मैंने पहले ही बता दिया, अगले टेस्ट दे देना। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। पर आजकल छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो मुझे लगता है अब घर वालों के नंबर ही लेने पड़ेंगे कि टेस्ट का रिजल्ट घर वालों को ही भेजेंगे डायरेक्ट, है ना? स्कूल वाले नहीं लेते क्या? स्कूल वाले करते हैं ना कि भाई पेरेंट्स को बताया जाएगा, है ना? तो अब बस वही करना पड़ेगा। तो अब साहब छोटे छोटे बच्चे हैं, 12th किए हुए, हाँ, पेरेंट्स मीटिंग बुलानी पड़ेगी, एक एक का बताना पड़ेगा मैथ्स में नंबर कम आ रहे हैं इसके, क्लास में शैतानियां करता है। और तो क्या करेंगे अब इलाज। उतार लिया। हाँ, लॉसिंग कहाँ हो सकता है?
सेना यदि रुकी है युद्ध से पहले तो कोई यूं 2-4 किलोमीटर दूर रुकेगी, 500 किलोमीटर दूर रुकेगी? हल्दी घाटी कहाँ है? उसके आसपास ही जगह। एक बात और उतार लिया सबने, और सुनना देखो। इस युद्ध में एक इतिहासकार खुद आया हुआ है। कौन आया हुआ है? कौन आया हुआ है? बताए। बदायूं। तो बदायूं ने इस युद्ध का नाम लिखता है खमनोर का युद्ध, सॉरी गोगुंदा का युद्ध। क्या नाम लिखता है? मैंने बताया था कल, ये दो पहाड़ियों के बीच की जगह है। एक तरफ की पहाड़ियां गोगुंदा और एक तरफ की पहाड़ियां खमनोर। कौन सी है? खमनोर। तो एक और राइटर हुआ है अबुल फजल। कौन राइटर हुआ है? अबुल फजल हल्दी घाटी युद्ध का नाम देता है खमनोर का युद्ध। क्या देता है? तो एक बंदा तो क्या कर देता है? गोगुंदा। और एक बंदा क्या कर देता है? खमनोर का। बैटल ऑफ गोगुंदा है, बैटल ऑफ खमनोर। एक अपने इतिहासकार हुए बाद के, एक राष्ट्रवादी इतिहासकार हुए आदर्शी लाल श्रीवास्तव। कौन हुए? आदर्शी लाल श्रीवास्तव। और आदर्शी लाल श्रीवास्तव इस युद्ध का नाम बताते हैं बादशाह बाग का युद्ध। कल मैंने बताया था, देखो दर्रे से बाहर आने के बाद एक मैदान है, उस मैदान का नाम क्या है? तो इस युद्ध का नाम क्या बताते हैं? वो बादशाह बाग का युद्ध। कौन बताते हैं? आदर्शी लाल श्रीवास्तव। और फिर आपका एक जेम्स टोड है जो इस युद्ध को कहता है मेवाड़ की थर्मोपोली। क्या कहता है? तो किसने कहा इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध? किसने इसको खमनोर का? किसने बादशाह बाग का? और किसने मेवाड़ की थर्मोपोली? उतार लो भाई ऐसा कैसे? तो बदायूं ने क्या बताता है इसको? गोगुंदा का युद्ध। अबुल फजल क्या कहता है? खमनोर का युद्ध। आदर्शी लाल श्रीवास्तव क्या बताते हैं? बादशाह बाग। बैटल ऑफ खमनोर, बैटल ऑफ गोगुंदा, बैटल ऑफ बादशाह बाग और थर्मोपोली ऑफ मेवाड़। अब कोई आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा इतिहासकार खुद भी युद्ध के मैदान में था? बदायूं। तो नीचे आपने अलग से एक लाइन लिख लेना, बदायूं ने हल्दी घाटी युद्ध में भाग लिया था। बदायूं ने पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ हल्दी घाटी। वो थोड़ा कट्टर टाइप का आदमी था। तो कहते हैं वहां से जब आ रहे थे तो उसने कहा मैं भी चलूंगा युद्ध में। लोगों ने कहा यार किताब विताब लिखने वाला आदमी तलवारें चलेगी क्या करेगा? उसने कहा जब हिंदुओं का खून बहेगा तो दाढ़ी के लगाऊंगा, दाढ़ी लाल करूंगा मैं। तो दाढ़ी लाल करने आया था इधर वो। और फिर वो लिखता है कि शुरुआत का हमला इतना भयंकर था कि 16 मील वापस भागे थे। लिख लेना ना नीचे एक अलग से लाइन, बदायूं ने इस युद्ध में भाग लिया था। बदायूं ने पार्टिसिपेटेड इन दिस बैटल। अब एक चीज सुन लो, केवल लिखना मत आप। किसी टाइम अपने एशिया में एक साम्राज्य था पर्सिया। कौन सा था? जिसको बाद में बोलने लगे फारस, जिसको आजकल आप कहते हो ईरान। क्या कहते हो? किसी टाइम यूरोप में एक साम्राज्य था ग्रीस, जिसको आजकल आप कहते हो यूनान। क्या कहते हो? यूनान। पर्सिया एक देश है। यूनान में कई छोटे छोटे अलग अलग देश थे। जैसे अपने यहाँ पे थे मेवाड़, मारवाड़, टोंक, भरतपुर अलग अलग, वैसे यहाँ पे अलग अलग थे। जैसे यहाँ पर एक देश था, उसका नाम था स्पार्टा। क्या नाम था? एक देश का इसका नाम था एथेंस। क्या नाम था? आप जब एथिक्स पढ़ते हो तो पढ़ते हो उसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये सारे के सारे कहाँ के थे? एथेंस। तो पढ़ने लिखने वालों का देश तो कौन सा था? एथेंस। लड़ाई करने वाले कौन से थे? 300 मूवी आपने देखी हो तो उसमें एक सीन है कि एक बच्चा दुबला पतला पैदा होता है, पहाड़ के ऊपर ले जाकर नीचे फेंकते हैं कि दुबले पतले लोगों के स्पार्टा में कोई स्थान नहीं। स्पार्टा में मजबूत लोग चाहिए जो बड़े होकर युद्ध कर सके। तो पूरे युद्ध वाला समाज कौन सा था? स्पार्टा।
और पढ़ने वाला समाज कौन सा? एथेंस। पर्सिया, फारस, ईरान, कुछ ही का दो, एक ही बात है। यहाँ का एक राजा हुआ, उसका नाम है डेरियस। क्या नाम है? जहां से एक शब्द हमारे यहाँ पर आया, दारा सिंह। और दारा हमने डेरियस से किया है, इसी को डेरियस, कई जगह इसको दारियो कहते हैं, अपने इसको क्या बोलने लगे? दारा। ये दारा शब्द हमने यहीं से सीखा। डेरियस एथेंस पर आक्रमण कर देता है। कहां आक्रमण करता है? एथेंस। ये 490 बीसी की बात है। कब की बात है? डेरियस के एथेंस के बीच में जो युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है मैराथन का युद्ध। क्या नाम है? तो मैराथन का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? एथेंस के बीच में। कब हुआ? मैराथन नाम की जगह पर युद्ध हुआ, इसलिए युद्ध का नाम क्या है? मैराथन। एथेंस वालों ने स्पार्टा से सहायता मांगी। इन्होंने स्पार्टा वालों को कहा कि आप हमारी सहायता करो, और एक बंदा भेजा कि तू जा और स्पार्टा वालों से सहायता लेके आ। उस बंदे का नाम था फिसिपिडीज। क्या नाम था? इसको आगे यार, तू स्पार्टा वालों से सहायता ला। लेकिन स्पार्टा वालों ने कोई सहायता नहीं की। उन्होंने कहा नहीं भाई, अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है। अपने राजस्थान वाले लोग करते हैं, ये अभी तारा डूबा हुआ नहीं जाना चाहिए, अभी तो बिदर लगे हुए नहीं जाना चाहिए, अभी तो श्राद्ध चल रहा है, कोई शुभ काम नहीं होना चाहिए, देवता सो गए, शुभ काम नहीं होना चाहिए। स्पार्टा वाले एकदम अपनी तरह थे। तो उनका नहीं भाई साहब, अभी ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं, हम तो सहायता करने नहीं जाए। एथेंस अकेला लड़ा, और अकेले एथेंस ने डेरियस को हरा दिया। कौन से युद्ध में? कब? जैम्स्टोड कहता है जैसे एथेंस की छोटी सेना ने मैराथन के युद्ध में डेरियस की बड़ी सेना को हरा दिया, उसी प्रकार मेवाड़ की छोटी सेना ने मुगलों की बड़ी सेना को दिवेर के युद्ध में हरा दिया। इसलिए दिवेर मेवाड़ का। कौन सहायता लेने के लिए गया था? कहते हैं उन दिनों में बारिश का थोड़ा सीजन था, तो फिसिपिडीज घोड़े पर नहीं जा सकता था, कि घोड़ा नहीं चल सकता था बारिश में, पहाड़ियों का जगह थी, तो पहाड़ियों पे फिसलने वाली जगह थी। तो उसने कहा मैं दौड़ लगाते हुए चला जाऊंगा। तो 48 घंटे में 150 मील दौड़ गया था। 48 घंटे में एक लंबी चला जाता आदमी। अभी थोड़े दिन पहले अपने एक झुंझुनू का बंदा दिल्ली चला गया था, तो 2 एक साल पहले की बात है, इतनी कोई बड़ी बात ही नहीं इसमें तो ना, चला। पर लगातार चलना इस प्रकार की बड़ी बात है ना। पहली बार किसी बंदे ने इस प्रकार की लंबी दौड़ लगाई थी, तो किसने लगाई? किसने लगाई? फिसिपिडीज। कौन से युद्ध के लिए? इसलिए लंबी दौड़ों को आज भी क्या कहते हैं? है ना, ये मैराथन नाम कहां से आया, समझ में आया? कि लंबी दौड़ मैराथन वाले युद्ध के लिए लगाई थी, इसलिए नाम ही क्या हो गया? मेरा। डेरियस हार गया। तो डेरियस का बेटा है, उसका नाम है जरक्सीस। क्या नाम है? 10 साल बाद बदला लेने जाता है, तो 490 के 10 साल बाद बताओ क्या आएगा? अल्लाह रहम करे तुम पे। बीसी में उल्टे चलते हैं यार। है, आज से 500 साल पहले इधर आऊंगा, तो आज के 450 साल पहले, 400 साल पहले, 300 साल पहले, तो उल्टा चलूंगा ना मैं जब कहता हूं आज के 500 साल पहले, फिर मैं कहता हूं आज के 550 साल पहले, तब तो पीछे चला गया। तो वापस इधर आना होगा, तो बीसी में इधर यूं जुड़ते हैं। तो 480 बीसी में इस बार जरक्सीज वापस हमला करता है। इस बार जो लड़ाई होती है वो होती है थर्मोपोली में। कहां पर होती है? इस बार दोनों मिलकर लड़ते हैं। कौन कौन? एथेंस और स्पार्टा। इसमें स्पार्टा का एक सेनापति था, उस सेनापति का नाम था लियोनिडास। क्या नाम था? वो कहता है थर्मोपोली एक पहाड़ियों के बीच की जगह थी, पहाड़ियों के बीच का दर्रा था, जैसे अपना हल्दी घाटी एक दर्रा है। वो कहता है इस दर्रे में मैं लड़ाई कर लूंगा, भले अपनी सेना कम हो। तो जेम्स टोड कहता है जिस प्रकार मेवाड़ वालों ने एक दर्रे में मुगलों की सेना रोक दी थी, उसी प्रकार यूनान वालों ने एक दर्रे में यूनानी ईरानियों की या जरक्सिज की सेना को रोक दिया था। उस दर्रे का नाम था थर्मोपोली, इस दर्रे का नाम था हल्दी घाटी। इसलिए हल्दी घाटी मेवाड़ की क्या है? थर्मो। आई बात समझ? टोड आगे और कहता है, टोड कहता है कि थर्मोपोली में सेना बहुत कम थी, फिर भी रोकने में कामयाब हो गए थे। पर वो कहता है हमारे ऐसा युद्ध एक ही हुआ है, थर्मोपोली है, जिसमें हम कह सकते हैं कि यार थोड़े से सैनिक जाकर भिड़ गए थे। राजस्थान के गांव गांव में थर्मोपोली है, वहां गांव गांव में ऐसी लड़ाई है जब इस प्रकार के बंदे भिड़ गए थे। हमारे ऐसा एग्जाम्पल लियोनिडास है, जब एक बंदा और इस प्रकार जाके दुश्मनों से भिड़ गया था। राजस्थान के घर घर में से लियोनिडास है, जिस प्रकार यहाँ पे खूब सारे बंदे लड़ लिए हो। तो वो अपने राजस्थान के लिए कहता है गांव गांव में तो क्या है? थर्मोपोली। घर घर में कौन है? तो लियोनिडास उनके कौन से युद्ध में लड़ा था? जिस पर मूवी आपकी 300। कौन सी मूवी है वो? उसके साथ में 300 सैनिक थे जो इस युद्ध में उस दर्रे को रोक के खड़े हुए थे, तो मूवी का नाम इसलिए 300। आई बात समझ में? तो मैराथन का युद्ध या थर्मोपोली का युद्ध क्या पल्ले पड़ जाएगी बात? अगला राजा लिखो अपने।
क्या नाम, अगला राजा कौन है बताओ देखे? अमर सिंह फर्स्ट। कौन है? अमर सिंह। महाराणा प्रताप की डेथ होती है 1597, और जैसे महाराणा प्रताप की 1597 में डेथ हुई, अगला राजा कौन बनता है? अमर सिंह। और अमर सिंह राजा बनते, अकबर वापस अटैक शुरू कर देता है। अकबर को लगा यार उदय सिंह ने बात नहीं मानी, महाराणा प्रताप ने बात नहीं मानी, तो अब कौन बात मान सकता है मेरी? इसका मतलब अकबर मेवाड़ के 3 महाराणाओं के खिलाफ लड़ा है। किस किस खिलाफ? उदय सिंह, अकबर और तीनों खिलाफ पार नहीं पड़ी उसकी। तीनों ने उससे किसी प्रकार का जिंदा स्वीकार। अकबर 1605 में सपना लेके मर गया कि मेवाड़ वाले जिंदा स्वीकार कर लेंगे, मेवाड़ वाले संधि कर लेंगे, पर मेवाड़ वालों ने संधि नहीं। अकबर के मरने के बाद अकबर का बेटा राजा बन गया। अकबर का बेटा कौन है? अब जहांगीर के तो एक ही चीज है मेवाड़, बाकी भारत तो उसके बाप ने जीत लिया, मेवाड़ बचा हुआ। तो जहांगीर ने अपना पूरा फोकस किस पे लगाया? मेवाड़। 10 साल हो गए जहांगीर को मेवाड़ में, लेकिन जहांगीर को मेवाड़ में पार नहीं पड़ रही। अमर सिंह कहते हैं उस समय मुगलों से 17 युद्ध लड़ा था, सारे जीते। अमर सिंह के साथ तो दिक्कत यह है कि अमर सिंह महाराणा प्रताप के बेटे हैं। महाराणा प्रताप इतने ज्यादा फेमस हो गए कि अमर सिंह के बारे में कोई बात ही नहीं करता। बरगद के नीचे बड़े पेड़ नहीं लगते, घास फूस ही लग सकती है, बाकी को सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती। अमर सिंह के साथ में वो हुआ। ऐसा कैसे? शिवाजी के बेटे संभाजी गजब योद्धा हुए थे, पर संभाजी की चर्चा इतनी होती नहीं, जीती चर्चा किसकी होती है? वो स्पेस शिवाजी खा जाते हैं पूरा का पूरा, वो का वो अमर सिंह के साथ में। 1615 के आसपास में जहांगीर को लगा क्या किया जाए, तो जहांगीर अपने सबसे योग्य बेटे को मेवाड़ में भेजता है, खुर्रम। किसको भेजता है? खुर्रम मतलब शाहजहां। जहांगीर अजमेर तक साथ में आता है, अजमेर से खुर्रम को कहता भाई तू जा यहां से। खुर्रम मेवाड़ जाता है, खुर्रम मेवाड़ जाके देखता है जितने सेनापति आज दिन तक आए थे मेवाड़ में उनको बुलाता है, भले वो युद्ध हार के आए हो, भले वो युद्ध जीत के आए हो, और पूछता है भाई क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारे, क्यों नहीं पकड़ पा रहे, ऐसा क्या है मेवाड़ के राणा के पास कि हमारे पकड़ में नहीं आ रहा? जब सारे संधि करने के लिए तैयार है, मेवाड़ वाले क्यों संधि नहीं कर रहे? इनके पास इतने रुपए कहां से आते हैं, इनके पास इतनी ताकत कहां से आती है? क्या तुमने कभी अमर सिंह को पकड़ने के लिए गए थे? तुम पकड़ने गए थे तो वो कैसे बच गया तुमसे? क्या तुम नजदीक पहुंच गए थे, वो वहां से निकला कैसे? तो लगभग कुल मिला के सबने ये राय दी कि हाँ सर, हमने खूब प्रयास किए इस आदमी को पकड़ने के, पर हम जाते हैं उससे पहले इसको पता ही चल जाता है कि हम कहां से आ रहे हैं। ये लोकेशन चेंज कर देता है, उल्टा हम पर ही हमला कर देता है, हमारे सैनिक मर जाते हैं। तो अगली बार बेचारी सेना जाने में डरती है कि यार पहाड़ के अंदर जा क्या करेंगे, अंदर तो मारेंगे। फिर इनके गांव से तो का कौन देता है सूचना? अक्सर गांव वाले। इस गांव में आप घुसेंगे, इनको पता चलेगा मुगलों की सेना जा रही है, ये अगले गांव में, अगले गांव में, अगले गांव में आदमी जाके बता के जाते हैं। इनको तो पता है लोकेशन कहां पर है। सेना पूरी एक साथ जाती है, धीरे धीरे मूव करती है, एक बंदा जाके तो कब का कब सूचना दे के आ जाता है। फिर इनके गांव से जब जाते हैं, और यदि अपनी कोई, अब पूरी सेना एक साथ चल नहीं सकती, कुछ सैनिक आगे चल रहे हैं, जिनके पास अनाज है, उनके पास बाहर है तो थोड़ा पीछा चल रहे हैं। इनको यदि अकेले कोई सैनिक मिल जाए जिनके पास अनाज है, लूट लेते हैं। इन बिलों का तो पता ही नहीं कौन से पेड़ पर बैठ के कहां से तीर कमान चलाएंगे। तो न तो सप्लाई ढंग से प्रॉपर आ पाती है, न इन तक वहां अपने पहुंच पाते हैं, ये लोग सूचना दे देते हैं, गांव के अंदर हमारी कोई हेल्प करते नहीं ये लोग। तो खुर्रम ने कहा अच्छा इसका मतलब है कि अपनी लड़ाई राजा से नहीं हो रही, जनता से हो रही है। कहा सर एग्जैक्टली, इस बार आप सही समझो, राजा तक जाने के लिए पहले जनता कबर बन के खड़ी है पूरी तरीके से। अब ये लड़ाई अपने और राजा के बीच में नहीं है, ये लड़ाई अपने और मेवाड़ के जन जन के बीच में है। इनमें एक एक आदमी में राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा हुआ है। तो खुर्रम ने कहा यार ये तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर एक काम करो, राजा पर हमले बंद कर दो। तो क्या करें? 2-4 गांव में घुसो, पुरुषों को सबको बाहर निकाल के गोलियां मार दो, महिलाओं को दिल्ली ले जाके बेच दो। देखते हैं कितने दिन तक ऐसा कर पाते हैं, कितने दिन तक साथ देते हैं। अब मुगलों ने 3-4 गांवों में घुस के त्राहिमाम त्राहिमाम मचाया भयंकर। अब गांव में घुस के पुरुषों को लाइन में खड़े करके गोलियां मारी गई, फसल को पूरी को आग लगा दी गई, महिलाओं को और महिलाओं को या तो रेप करके फेंक दिया गया, मार दिया गया, या दिल्ली ले जाके बेच दिया गया, बच्चों को बंधुआ मजदूर बना लिया गया। 4-5 गांव में घटना हुई। जनता, साधारण जनता सेना का मुकाबला कैसे कर पाएगी? जनता आपको अनाज पहुंचा सकती है, जनता आपको सूचना दे सकती है, जनता आपके लिए सहायक की भूमिका अदा कर सकती है, जनता लड़ नहीं सकती। अब जनता भाग के, अमर सिंह के बेटा था, उसका नाम था कर्ण सिंह। क्या नाम था? प्रिंस था, वो युवराज था। कर्ण सिंह के पास गई, और कर्ण सिंह को जाके मेवाड़ की जनता ने कहा कि राजकुमार कर्ण सिंह, 1527 में खानवा हुआ था, तब बाबर आया था, तब से लेके 1615 आ गया, 90 साल का टाइम है। इस 90 साल के टाइम में हम मेवाड़ के राणा जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। राणा जी ने कहा ये करना, हमने वो का वो किया। अब कर्ण सिंह पार नहीं पड़ेगी, लुगाई टाबरों को ले गए यार। जब हम घर वालों को नहीं बचा पा रहे, आपकी सहायता क्या करेंगे? कर्ण सिंह भी इस बात को जानता था कि राजा का पहला कर्तव्य जनता की रक्षा करना है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी है, बाकी सब चीजें साइड में गई। और यदि हम जनता की रक्षा ही नहीं कर पाएंगे तो फिर किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? कर्ण सिंह ने अपने पिताजी से जाके बात की। पिताजी कौन है? और उसने कहा अपने पास संधि करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अमर सिंह का दिमाग खराब है, मैं महाराणा प्रताप का बेटा, संधि कैसे कर लूं?
उसने वापस समझाया कि कई बार किसी पॉइंट पर जाकर रुकना हारना नहीं होता है। आप यूं समझ लीजिए अपने नए चरण की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा गैप लीजिए, वापस शक्ति बटोरिए, वापस लड़ लेंगे, कहीं नहीं जा रहे। एक बार लड़ाई बंद करनी पड़ेगी वरना जनता का मनोबल टूट जाएगा। अमर सिंह ने कर्ण सिंह को चाबियां दी चित्तौड़ की, चित्तौड़ क्या राज्य की, चित्तौड़ तो उनके पास था, राज्य की चाबियां दी कि ये पड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, मेरे से तो संधि होगी नहीं। अब कर्ण सिंह के पास में चीजें आई, उसके पास में तो उसने दो बंदे भेजे बातचीत करने के लिए, हरिदास और शुभकर्ण। कौन कौन भेजे? खुर्रम से बात करने के लिए। किसे बात करने के लिए? हरिदास और शुभकर्ण गए खुर्रम के पास, और खुर्रम को जाकर कहा गया, भाई खुर्रम, हम मेवाड़ की तरफ से आए हैं और संधि करने के लिए आए। खुर्रम ने कहा, लो बैठो बैठो, चाय मंगो भाई। मुगल राज्य की हार ले दे के कौन बचा हुआ था? मेवाड़। और मेवाड़ भी हमसे संधि करने के लिए तैयार हो गया। हरिदास शुभकर्ण ने कहा, खुर्रम चाय बाद में, पहले हमारी बात सुन ले। क्या बात सुनिए? संधि के लिए तैयार हूं। तुम कहे हाँ तैयार है, तो फिर यार बैठो आराम से दोस्तों, उसमें क्या बात करनी? अरे बात तो सुन तू, क्या बात है? तो बात यह है कि हमारी जो संधि है उसमें तुम क्या करते हो संधि में? तो खुर्रम ने कहा, संधि में कुछ नहीं है, सिंपल है, तुम तो हमसे संधि करो और तुम्हारे राजा को हमारे दरबार में भेज दो। भारत में जो भी राजा हमसे संधि करता है हमारे दरबार में आता है। कहा हमारे नहीं आएगा। खुर्रम ने कहा क्यों, क्या वो संधि नहीं कर रहा? कि ना वो नहीं कर रहा, उसका बेटा कर रहा है। तो दरबार में कौन आएगा? तो बेटा आ जाएगा दरबार में, राणा खुद तो नहीं आएगा। तो खैर ऐसा तो हमने कभी किया ही नहीं किसी के साथ, और हम तो हमेशा राजा को बुलाते हैं, राजा को बुलाते हैं तभी संधि मानी जाती है, वरना संधि मानी नहीं जाती। तो हरिदास शुभ करने का फिर वह ठीक है, रहने दे, लड़ाई कर लेते हैं और तो क्या करें। शुभ उसने कहा बैठो तुम यार, लड़ाई की बात मत करो प्लीज, वापस बैठो एक बार, मैं एक बार डैडी से बात करता हूँ। उसने जहांगीर से बात की कि मेवाड़ वाले संधि करने के लिए तैयार है, पर यह कह रहे हमारा राजा नहीं आएगा बल्कि उसका बेटा आ सकता है, युवराज आ सकता है। जहांगीर ने कहा चुपचाप संधि कर ले। पर पिताजी, अरे उसने कहा पर वर कुछ ही नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा कौन आया था कौन नहीं आया था, ये कलंक धुलेगा कि मेवाड़ वालों ने संधि नहीं की। बेटा तू नहीं जानता, मेरी हालत खराब है। ताबर गली में कहते हैं और मेवाड़ में क्या हुआ, और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है। अपने संधि कर, मेरी दारू पीनी हराम हो रखी है, मैं ढंग से चिल करूंगा। तो बाद में मुगल और मेवाड़ के बीच में संधि होती है 5 फरवरी 1615। कब होती है? लिखो, मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ ट्रीटी। मुगलों का बादशाह कौन है? जहांगीर। मेवाड़ का राणा कौन है? अमर सिंह। तो किस किस के टाइम में संधि भी बताओ देगे? जहांगीर और अमर सिंह। मुगल मेवाड़ ट्रीटी, मुगल मेवाड़ संधि। लिखो संधि की शर्तें, कंडीशंस ऑफ ट्रीटी। संधि की शर्तें, कंडीशंस ऑफ ट्रीटी, एक नंबर लगा के लिखो। मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा। राणा ऑफ मेवाड़ विल नॉट ज्वाइन मुगल्स कोर्ट। मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा। राणा ऑफ मेवाड़ विल नॉट ज्वाइन मुगल्स कोर्ट। मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा। राणा ऑफ मेवाड़ विल नॉट ज्वाइन मुगल्स कोर्ट। 2 नंबर लिखो। मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में जाएगा। प्रिंस ऑफ मेवाड़ विल अपीयर इन मुगल्स कोर्ट। मेवाड़ का युवराज, सबसे बड़ा बेटा होता है उसको क्या बोलते हैं? युवराज। मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में जाएगा। प्रिंस ऑफ मेवाड़ विल अपीयर इन मुगल्स कोर्ट। कौन अपीयर होगा मुगल कोर्ट में? युवराज। अच्छा, संधि का मतलब था कि अब मुगलों की आवश्यकता पड़ेगी तो राजा सहायता करेगा, राजा को आवश्यकता पड़ेगी तो बादशाह सहायता करेगा। तो अब राजा को तो आवश्यकता पड़नी नहीं, क्योंकि मुगलों का साथ है तो कोई दूसरा उससे लड़ाई करेगा नहीं। पर मुगलों को साम्राज्य विस्तार करना तो राजाओं को अपनी सेना भेजनी पड़ती। तो कहा जो भी दरबार में जाएगा वो 1000 घोड़े लेके जाएगा। कितने घोड़े? मतलब 1000 सैनिक लेके जाएगा। लिखो, मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। मेवाड़ विल सपोर्ट, मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। मेवाड़ विल सपोर्ट 1000 कैवलरी सोल्जर्स टू मुगल्स।
मेवाड़ विल सपोर्ट ऑफ 1000 कैवलरी सोल्जर्स टू मुगल्स। मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। मेवाड़ विल सपोर्ट ऑफ 1000 कैवलरी सोल्जर्स टू मुगल्स। अगला लिखो। अच्छा, चित्तौड़ का किला अकबर ने 1568 में कब्जा किया था, तब तक किसके पास में पड़ा था? मुगलों के। अब कहा भाई संधि हो गई, दोस्त है तो हम आपको किला वापस दे देंगे, लेकिन तुम इसकी मरम्मत नहीं करवाओगे। क्या नहीं करवाओगे? मरम्मत का मतलब तुम लड़ाई की तैयारियां कर रहे हो। ठीक है, लिखो। चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस दिया जाएगा। चित्तौड़ फोर्ट वॉज रिटर्न टू मेवाड़। चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस दिया जाएगा। चित्तौड़ फोर्ट वॉज रिटर्न टू मेवाड़। चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस दिया जाएगा। चित्तौड़ फोर्ट वॉज रिटर्न टू मेवाड़। लेकिन मेवाड़ इसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकता, बट मेवाड़ कांट रिकंस्ट्रक्ट इट। लेकिन मेवाड़ इसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकता, बट मेवाड़ कांट रिकंस्ट्रक्ट इट। मेवाड़ क्या नहीं कर सकता? पुनर्निर्माण नहीं करवा सकता। फिर क्या होता था? लंबी लड़ाइयों के बाद में जब संधियां होती तो आपस में शादी ब्याह हो जाते, है ना। जैसे हम पढ़ते भाई कुंभा और जोधा 15 साल बाद संधि करते हैं, तो जोधा की राजकुमारी और कुंभा की राजकुमारी की क्या कर दी गई थी? आपने पढ़ते हैं कि जय सिंह सिद्धराज और अरुणराज के बीच लड़ाई, वीर बाद में कहा कि इसकी बेटी से क्या कर ली जाए, ताकि वापस एक बार पुरानी बातें भूल जाए, नहीं हो जाए। अब इनके बाद तो काफी लंबे टाइम बाद में संधि हुई थी, पर मेवाड़ वालों ने कहा हम शादी ब्याह नहीं करेंगे कोई। मुगलों ने कहा किसने कहा तुम्हें करना है? करना ही नहीं है, करना ही लिखो तुम कि नहीं की जाएंगे, लिखो। वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। मैरिटल रिलेशंस विल नॉट बी स्टैब्लिश्ड। वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। मैरिटल रिलेशंस विल नॉट बी स्टैब्लिश्ड। वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। मैरिटल रिलेशंस विल नॉट बी स्टैब्लिश्ड। तो क्या क्या बात है? राणा नहीं जाएगा, उसकी जगह युवराज जाएगा। कितने घोड़े लेके जाएगा? 1000। चित्तौड़ वापस देंगे, लेकिन तुम उसकी मरम्मत नहीं करवा सकते, और शादी ब्याह। लिखो संधि का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटी। संधि का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटी। अब मुझे बताओ कि मेवाड़ को हम किस लिए याद करते हैं? संघर्ष के लिए या संधियों के लिए? संधि भी, इसका मतलब संघर्ष की भावना में कमी आई या बढ़ गई? तो एक तो वो अपने आप में, लिखो। सांगा तथा प्रताप के समय से चली आ रही स्वतंत्रता की भावना का पतन हुआ। सांगा तथा प्रताप के समय से चली आ रही आजादी की भावना का पतन हुआ। स्पिरिट ऑफ फ्रीडम विच वॉज देयर सिंस सांगा एंड प्रताप डिक्लाइंड। सांगा तथा प्रताप के समय से चली आ रही आजादी की भावना का पतन हुआ। स्पिरिट ऑफ फ्रीडम विच वॉज देयर सिंस सांगा एंड प्रताप। स्पिरिट ऑफ फ्रीडम विच वॉज देयर सिंस सांगा एंड प्रताप डिक्लाइंड। सांगा तथा प्रताप के समय से चली आ रही आजादी की भावना का पतन हुआ। ये तो एक नेगेटिव बात है। पॉजिटिव बात यह है कि जब भी संधि होगी तो इसका मतलब शांति स्थापित, युद्ध बंद हो गए। युद्ध बंद हो गए तो शांति, और शांति काल में कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है ना। महाराणा प्रताप कल्चरल एक्टिविटी को बढ़ावा तभी दे पाए जब वो चावंड चले गए थे। चावंड जाने के बाद चित्रकला है, चामुंडा माता का मंदिर है, किताबें लिखी जा रही है। लड़ाइयों के अंदर केवल लड़ाइयां होती है, दूसरी चीजें नहीं होती। आप नोटिस करो, हमने सांगा में एक भी कल्चरल बात नहीं पढ़ी, है ना। पूरा जीवन ही युद्धों के अंदर कट गया। हाँ, कई कुंभा जैसे डाकी होते हैं जो दोनों काम कर लेते हैं। दिन में युद्ध कर लिया, शाम को किताब लिख ली, वो बात अलग है। अपवाद है भाई साहब। नॉर्मली युद्ध के टाइम में युद्ध होता है, शांति के टाइम में कल्चर बढ़ सकती है। आगे लिखो। युद्ध बंद होने से विद एंड ऑफ वॉर्स, युद्ध बंद होने से विद एंड ऑफ वॉर्स मेवाड़ में शांति व्यवस्था स्थापित हुई। पीसफुल एनवायरमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मेवाड़। मेवाड़ में शांति व्यवस्था स्थापित हुई। पीसफुल एनवायरमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मेवाड़। जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। विच प्रमोटेड आर्टफुल एक्टिविटीज। जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। विच प्रमोटेड आर्टफुल एक्टिविटीज। ठीक है, ये दो ही महत्व की बातें लिखनी है भाई। अब मुझे बताओ, संधि का प्रस्ताव लेके कौन गए थे? हरिदास और शुभकरण। मुगलों की तरफ से कौन कर रहा था? खुर्रम। कौन कर रहा था? लिखो।
अलग से लाइन लिखना ना, महत्व हो गया, अलग से लिखना। मेवाड़ की तरफ से, फ्रॉम मेवाड़ साइड, मेवाड़ की तरफ से, फ्रॉम मेवाड़ साइड हरिदास तथा शुभकरण संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। हरिदास एंड शुभकरण वेंट विद प्रपोजल ऑफ ट्रीटी। हरिदास तथा शुभकरण संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। हरिदास एंड शुभकरण वेंट विद प्रपोजल ऑफ ट्रीटी। हरिदास तथा शुभकरण संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। हरिदास एंड शुभकरण वेंट विद प्रपोजल ऑफ ट्रीटी। मुगलों की तरफ से खुर्रम ने संधि की थी। खुर्रम कंक्लूडेड ट्रीटी फ्रॉम मुगल साइड। मुगलों की तरफ से खुर्रम ने संधि की थी। खुर्रम कंक्लूडेड ट्रीटी फ्रॉम मुगल साइड। अमर सिंह ने संधि किसके दबाव में आके की थी? कर्ण सिंह। लिख लो, अमर सिंह ने यह संधि कर्ण सिंह के दबाव में की थी। अमर सिंह कंक्लूडेड दिस ट्रीटी अंडर प्रेशर ऑफ कर्ण सिंह। अमर सिंह ने यह संधि कर्ण सिंह के दबाव में की थी। अमर सिंह कंक्लूडेड दिस ट्रीटी अंडर प्रेशर ऑफ कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के दबाव में की थी, अतः वह इस संधि से निराश था। सो ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद दिस ट्रीटी। अतः वह इस संधि से निराश था। सो ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद दिस ट्रीटी। अतः नो चौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लगा। सो स्टार्टेड टू लिविंग एट प्लेस नेम्ड नो चौकी। अतः नो चौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लगा। सो स्टार्टेड टू लिविंग एट प्लेस नेम्ड नो चौकी। अतः नो चौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लगा। सो स्टार्टेड टू लिविंग एट प्लेस नेम्ड नो चौकी। तो कौन सी जगह पे अमर सिंह ने अपना अंतिम समय बिताया? नो चौकी। अमर सिंह के बाद राजा बना कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के बाद बना जगत सिंह। जगत सिंह के बाद बना राज सिंह। कौन बना? राज सिंह के टाइम में बात है कि एक झील बनानी है, तो कहां बनाई जाए? उसने कहा नो चौकी बनाओ। नो चौकी क्यों बनाओ? तो उसने कहा मेरे परदादा जी ने अंतिम 5 साल काटे थे। राज सिंह ने समुद्र बनाया, इसलिए नाम राजसमंद। तो राजसमंद नो चौकी पे क्यों बनाया गया? अमर सिंह ने। आए बच्चों, लिख लो, कालांतर में लेटर ऑन, कालांतर में लेटर ऑन यहां पर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। लेक राजसमंद वॉज बिल्ट हियर। यहां पर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। लेक राजसमंद वॉज बिल्ट हियर। यहां पर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। लेक राजसमंद वॉज बिल्ट हियर। कौन सी झील बनाएगी? कहा गया भाई मेवाड़ का युवराज मुगलों के दरबार में जाएगा। युवराज कौन है? कर्ण सिंह। तो मुगल बादशाह के दरबार में जाएगा। मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। लिख लो, युवराज कर्ण सिंह मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया। प्रिंस कर्ण सिंह जॉइंट कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। युवराज कर्ण सिंह मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया। प्रिंस कर्ण सिंह जॉइंट कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया। और मुगलों के दरबार में जो भी जाते मुगल उसको देते पद। क्या देते? क्या देते? पद को अरबी भाषा में बोलते हैं मनसब। पद को अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? तो जिनको मिलता वो क्या कहलाते? क्या कहलाते? दार का मतलब होता है मालिक। दार का मतलब क्या होता है? ठेके का मालिक, थाने का मालिक, तहसील का मालिक, रिसाले का मालिक, मनसब का मालिक। तो 5,000 का मनसबदार बनाया। कितने का? लिख लो, जहांगीर ने से 5,000 का मनसबदार बनाया। जहांगीर अपॉइंटेड हिम मनसबदार ऑफ 5,000। जहांगीर ने से 5,000 का मनसबदार बनाया। जहांगीर अपॉइंटेड हिम मनसबदार ऑफ 5,000। मिडिवल हो रखी है आपके सबके। मनसबदार तो समझते हो? हाँ, मुगलों के दरबार में जो भी जाता मुगल उसको पद बांटते, रैंकिंग देते 10 से 10,000 के बीच में, कि भाई किसी का दिया तू 2,000 का मनसबदार, तू 4,000 का, तू 5,000 का, तू 7,000 का, कोई 8,000 का। इससे उसकी औकात पता चलती। क्या पता चलती?
ये आप यूं मान लीजिए कि अभी आप अपने किसी कहते हैं ये फर्स्ट ग्रेड है, ये सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, फोर्थ ग्रेड है, ये तो पता चलता है। मैं यदि आपको कहूं कि ये थर्ड ग्रेड अधिकारी है, या ये थर्ड ग्रेड कर्मचारी है, ये सेकंड ग्रेड कर्मचारी है, ये फर्स्ट ग्रेड अधिकारी है, आपको ये थोड़ी पता नौकरी क्या कर रहा है, आपको ये थोड़ी पता पोस्टिंग का है, आपको ये थोड़ी पता तनख्वाह कितनी मिलती है। पर आपको ये पता है कि इनमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, इतना तो बता दोगे। सर फर्स्ट ग्रेड वाला बड़ा है, सेकंड ग्रेड वाला छोटा है, थर्ड ग्रेड वाला और है, फोर्थ ग्रेड वाला और है, बस। मैं जब यदि कहता हूँ 3,000 का मनसबदार है, आप बता थोड़ी सकते हो कहाँ का राजा है, आप ये थोड़ी बता सकते हो कि उसकी पोस्टिंग कहाँ कर रखी, आप ये थोड़ी बता सकते हो कौन कौन से युद्धों में लड़ा है। पर मैं जब कहता हूँ एक 3,000 का, एक 5,000 का, आप कहोगे सर एक आगे बैठता है एक पीछे बैठता है, जैसा जिसका मनसब वैसा उसकी बैठने की सिटिंग पोजीशन। तो ये तय किया जाता है भाई कौन कितने का मनसब है। तो 5,000 मुगलों में अकबर ये रूल बना के गया कि 5,000 से ऊपर के जो मनसब है ये मुगल राजकुमारों को मिलेंगे, जो मुगलों के राजकुमार होंगे उनको 5,000 से ऊपर के देंगे। इसका मतलब बाकी लोगों के लिए सबसे बड़ा कौन सा हो गया, तो बाकी सबको तो वैसे देते भाई तू 2,000, फिर वो किसी युद्ध में लड़के आता तो प्रमोशन 3,000, और लड़ता तो 4,000, इतने में मर जाता, फिर भी जीवता रह गया तो 5,000। यहाँ कर्ण सिंह गया है, जाते कितने का दिया, कितने का। इसका मतलब जहांगीर वैल्यू समझता है, जहांगीर को पता है कि फालतू में कोई नीचा दिया वापस चले गए लड़ेगा कौन, अपने भाई साहब लड़ना नहीं है। उल्टा जहांगीर ने कहा मेरे सबसे राइट साइड में बिठाना है इसको। और जहांगीर अपनी बुक में खूब वर्णन करता है, जहांगीर कहता है कि मैं कर्ण सिंह को मेरे हथियार दिखाने के लिए लेके गया, तो वो लिखता है कि कर्ण सिंह को मैंने कहा कि ये मेरी सबसे प्रिय बंदूक है, और कर्ण सिंह ने हाथ में लेकर मैं लूंगा ये, तो कि मुझे बड़ा बुरा लगा लेकिन मैंने फिर भी उसको कुछ ही नहीं कहा। जहांगीर खूब वर्णन करता है, जहांगीर कहता है कि कर्ण सिंह जब मेरे दरबार में आया था वो जंगली था, जंगली का मतलब उसको एटिकेट्स नहीं थे दरबार के, दरबार में कैसे रहना होता है, क्या बोलना होता है, क्या नहीं बोलना, तो उसके जो मन में आती वो बोलता। और मैंने कहा ठीक है भाई साहब। जहांगीर कहता है वो बहुत अच्छा शिकारी था, मैं उसको हमेशा मेरे साथ लेके जाता शिकार करने के लिए, और उसका निशाना कभी नहीं चूकता था। एक दिन उसने मेरे को कहा कि आप निशाना लगाइए, और मेरा निशाना अच्छा नहीं था, मुझे लगा आज मेरी युवराज के सामने बेइज्जती हो जाएगी, पर मैंने अल्लाह ताला का नाम लेके निशाना लगाया, अल्लाह ने लाज रखी, मेरा निशाना लग गया था। तो खूब सारे इस प्रकार के वर्णन करता है। उसने अमर सिंह और कर्ण सिंह दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में लगवा दी थी, देखो जहांगीर ने अमर सिंह तथा कर्ण सिंह की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई थी। जहांगीर इंस्टॉल्ड स्टेच्यूज ऑफ अमर सिंह एंड कर्ण सिंह इन आगरा फोर्ट। जहांगीर ने अमर सिंह तथा कर्ण सिंह की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई थी। जहांगीर इंस्टॉल्ड स्टेच्यूज ऑफ अमर सिंह एंड कर्ण सिंह इन आगरा फोर्ट। अमर सिंह तथा कर्ण सिंह की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई थी। इंस्टॉल्ड स्टेच्यूज ऑफ अमर सिंह एंड कर्ण सिंह इन आगरा फोर्ट। कौन से किले में लगवाई, किस किस की मूर्तियां। इस संधि की जानकारी कहां कहां से मिलती है, हमें लिखो संधि की जानकारी के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रीटी, संधि की जानकारी के स्रोत। मैं 3 लिख रहा हूं, आप उतारिए फिर अपने बात करेंगे। कौन कौन से बताओ देखिए।
जहांगीर का पुष्कर महल अभिलेख, शाहजहानी मस्जिद अभिलेख और टॉमस रो। पहला कौन सा है? जहांगीर का पुष्कर महल अभिलेख। कब का अभिलेख है? मैंने अभी देखो आपको बताया कि 1615 में जहांगीर अजमेर तक आया था, फिर उसने खुर्रम को भेजा। तो खुर्रम तो लड़ने के लिए चला गया, जहांगीर कहां बैठा? अजमेर। तो उसने पुष्कर में महल बनवाया। कहां महल बनवाया? 2013 के प्रीलिम्स का सवाल है, जहांगीर ने राजस्थान में कहां महल बनवाए थे? कहां पर बनवाए थे? या पुष्कर में महलों का निर्माण कौन से मुगल बादशाह ने करवाया था? तो किसने करवाया? अब कोई राजा बिल्डिंग बनवाएगा तो अभिलेख लगवाएगा। तो खुर्रम अब वो उसी टाइम बन रहा है तो कहता है हमने अभी अभी मेवाड़ वालों के साथ संधि की है, तो उसे जानकारी मिलती। लड़ने के लिए कौन गया था? खुर्रम। खुर्रम बाद में बादशाह बना। बादशाह का नाम क्या रखा उसने? शाहजहां। ये जब भी बादशाह बनते अपने नाम चेंज कर लेते। पहले नाम था जलाल, बाद में नाम अकबर। पहले नाम था सलीम, बाद में नाम जहांगीर। पहले नाम था खुर्रम, बाद में नाम, पहले नाम था आलमगीर, बाद में नाम औरंगजेब। सब अपने नाम चेंज करते। तो खुर्रम किस नाम से बना? शाहजहां। तो उसने अजमेर में मस्जिद बनाई शाहजहानी। कौन सी? तो ये शाहजहानी मस्जिद कहां पर है? कहां पर है? शाहजहां ने बनाई, इसलिए मस्जिद का नाम क्या हो गया? शाह। तो वो कहता है कि मैं पहले अजमेर आया था, तब मैं लड़ने के लिए मेवाड़ गया था। जब हम लड़ने के लिए मेवाड़ जा रहा था तो मैंने अजमेर में हाथ जोड़े थे कि या अल्लाह यदि मैं सफल हुआ तो तुम्हारी मस्जिद बनवाऊंगा। मैं सफल हो गया था पर तब मेरे पास रुपए नहीं थे बनाने के। अब मैं बादशाह बनाऊं तो अब मैं बनवा रहा हूँ। शाहजहां ने बनवाई इसलिए नाम क्या है? तो वो कहता है मैं मेवाड़ गया और सफल हुआ, इसका मतलब संधि करके है। यही तो कह रहा है वो अपने आप के अंदर। और एक उसी टाइम जहांगीर जब ये संधि कर रहा है, जहांगीर कहां पर है? अजमेर। अजमेर में जहांगीर के दरबार में एक अंग्रेज आया हुआ, उसका नाम है टॉमस रो। क्या नाम है? टॉमस रो ये नोटिस करता है कि जहांगीर अपने राइट साइड में जो बंदा बैठता है उससे ज्यादा बातचीत करता है। तो टॉमस रो बाकी लोगों से पूछता है कि ये कौन है जिस बंदे के साथ में उठता बैठता? क्योंकि अंग्रेज संधि करने आए थे खुद, तो अंग्रेजों को लगता था यार जहांगीर का खास आदमी उसको पकड़े। तो वो नोटिस कर रहा था जहांगीर के खास कौन है। तो पूछता है कि यार ये जहांगीर के सबसे राइट में जो बैठता है, जिसके साथ जहांगीर आता है जाता है, शिकार करने के लिए जाता है, कौन है? दरबार वालों ने कहा कि ये मेवाड़ का राजकुमार कर्ण सिंह है। तो इससे इतनी ज्यादा क्यों बनती है कि यार पहले लड़ाई थी, नई नई दोस्ती हुई है, फिर ज्यादा बननी है। थॉमस रोने का मैं समझ गया, आपने इनको भयंकर तरीके से हराया होगा और संधि के लिए मजबूर कर दिया होगा। उनका धीरे बोल, है ना, पार नहीं पड़ी थी हमारी, तब जाके क्या किया है? संधि की। टॉमस रो बुक में लिख के गया है कि मेवाड़ के राणा को मुगल बादशाह ने बुद्धि से अधीन किया था, बल से नहीं। मेवाड़ के राणा को मुगल बादशाह ने बुद्धि से अधीन किया था, बल से। लिख लो इसी में आगे थॉमस रो की लाइन लिख लो कि थॉमस रो क्या कहता है। देखो मुगल बादशाह ने, मुगल एम्परर, मुगल बादशाह ने, मुगल एम्परर, मुगल बादशाह ने मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया था। मेड किंग ऑफ मेवाड़ डिपेंडेंट बाय विजडम, मेड किंग ऑफ मेवाड़ डिपेंडेंट बाय विजडम। मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया था। मेड किंग ऑफ मेवाड़ डिपेंडेंट बाय विजडम, बल से नहीं, नॉट बाय पावर। बल से नहीं, नॉट बाय पावर। मुगल बादशाह ने मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया था, बल से नहीं। मुगल एम्परर मेड किंग ऑफ मेवाड़ डिपेंडेंट बाय विजडम नॉट बाय पावर। स्टार लगा हुआ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्टेटमेंट किसका है? तो किसका स्टेटमेंट है? तो टॉमस रोथ लिखता है कि मेवाड़ वालों को रुपए देता था जहांगीर कि तुम चुप बैठे रहो जैसे तैसे करके, लड़ाई मत कर लेना तुम। तो मेवाड़ वालों ने संधि की धज्जियां उड़ा के रखी थी, कभी सैनिक नहीं भेजे। ये 1000 घुड़सवार नए बापड़े जहांगीर ने मांगे इनसे, नहीं इन्होंने कभी दिए। उल्टे हम अभी आगे अगले राजा पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। खुर्रम जो था वो जहांगीर के खिलाफ बगावत कर देता है, थोड़े दिनों बाद खुर्रम जहांगीर से लड़ लेता है। तो संधि मुगल बादशाह से, तो मेवाड़ वालों को किसकी सहायता करनी चाहिए? मुगल बादशाह की। मुगल बादशाह कौन है? जहांगीर। मेवाड़ वाले खुर्रम की करते हैं कि लड़ तू तो लड़, तेरे बाप से लड़ ले, कोई दिक्कत नहीं, हम सहायता देंगे तेरे। लिखो लिखो अगला राजा कर्ण सिंह। अब देखो उदय सिंह ने उदयपुर का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन इतने में अकबर वाला हमला हो गया, तो उदय सिंह तो गिरवा की पहाड़ियों में, तो उदयपुर तो बीच में रह गया। फिर प्रताप का पूरा जीवन ही पहाड़ों में कट गया। अमर सिंह भी संधि तक कहां पर है? पहाड़ों में। तो उदयपुर आने वाला बाद में कोई राणा है, तो वो राणा कौन है? तो इसको लगा यार उदयपुर को ढंग से बचाया जाए, तो इसने उदयपुर में महल बनवाए थे। कर्ण सिंह महल बनवाता, इसलिए नाम है कर्ण विलास। क्या नाम है? क्या कर्ण विलास करेगा अब इनके अंदर? कर्ण रहेगा भाई साहब, इसलिए महल का नाम क्या है?
एक महल बनाया था, इसने कहा इसके अंदर घुसते ही मेरा दिल खुश हो जाएगा, इसलिए महल का नाम क्या था? लिख लो। उदयपुर में कर्ण विलास तथा दिलखुश महलों का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट कर्ण विलास एंड दिलखुश पैलेसेस एट उदयपुर। उदयपुर में कर्ण विलास तथा दिलखुश महलों का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट कर्ण विलास एंड दिलखुश पैलेसेस एट उदयपुर। उदयपुर में कर्ण विलास तथा दिलखुश महलों का निर्माण करवाया था। एक महल और बनवाना शुरू किया था पिछोला झील में। कौन सी झील में? पर इतने में बाद में कर्ण सिंह की डेथ हो गई, जिसके बेटे ने पूरा करवाया था। जगत सिंह ने पूरा कराया, इसलिए अब हम उसको कहते हैं जगमंदिर। क्या कहते हैं? तो जगमंदिर कौन सी झील में? उसका निर्माण शुरू किसने करवाया था? लिख लो। जगमंदिर का निर्माण शुरू करवाया था, क्वेश्चन लिख लेना, पिछोला झील। जगमंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ जगमंदिर पैलेस या जगमंदिर। जगमंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ जगमंदिर। जगमंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ जगमंदिर। कौन सी झील में जगमंदिर? इतने में 1622 के आसपास आपका विद्रोह कर देता है भाई खुर्रम। कौन विद्रोह कर देता है? खुर्रम। खुर्रम साउथ इंडिया है। जहांगीर ने एक दिन उसको आदेश भेजा कि तुम लड़ने के लिए काबुल जा, और उसने मना कर दिया कि नहीं जा रहा मत। और बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, भले आप बादशाह के बेटे हो। तो बादशाह ने कहा पकड़ के लाओ उसको। अब खुर्रम को लगा मरवा दिया। अब बापड़ा खुर्रम आगे आगे और मुगलों की सेना पीछे पीछे। तो खुर्रम ने कर्ण सिंह को मैसेज किया कि भाई कर्ण सिंह, बापू सेहत के लिए हानिकारक हो रखा है मेरे तो, और सेना पीछे पड़ी हुई है, क्या करूं? तो कर्ण सिंह उसको कहता तू उदयपुर आ जा। तो उसने कहा रहने का जुगाड़ है क्या? हाँ हाँ, अभी नया नया जगमंदिर शुरू किया है, बना तो नहीं पर एक कमरा बन गया, लेट बात अटैच है, तू यहाँ रह जाना इसमें। तो खुर्रम अपनी फरारी कहाँ काट के गया था? लिख लो। विद्रोह के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, विद्रोह के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट खुर्रम इस महल में रुका था। खुर्रम स्टेड इन दिस पैलेस। क्या हुआ? चाय मंगवाऊं? है? नींद आ गई थी कि तुम्हें? इतना बोरिंग पढ़ा रहा हूं मैं। खुर्रम इस महल में रुका था। ये सो गई, इसने क्या फर्जी बात कर रहे हैं। खुर्रम खुर्रम इस महल में रुका था। खुर्रम स्टेड इन दिस पैलेस। कहाँ स्टे किया उसने? बहुत उसको महल बड़ा पसंद आया। तो वो जब बादशाह बना, बाद में बादशाह बना, तो उसने ऐसा कैसा सफेद पत्थर का महल बनवाया, ताजमहल। तो ताजमहल की प्रेरणा यदि खुर्रम को कहीं से मिलती है तो कहां से मिलती है? तो खुर्रम बाद में यहाँ से भागा बेचारा। तो खुर्रम जब यहाँ से भागा तो मेवाड़ वालों ने खुर्रम को सेना दे दी अपनी कि लड़ तू। तो कर्ण सिंह का भाई था भीम सिंह। तो भीम सिंह साउथ इंडिया में लड़ने के लिए गया था साथ में। तो खुर्रम का एक और भाई है परवेज। तो परवेज सेना लेके सामने आया। तो परवेज के पास सैनिक है 40,000, खुर्रम के पास सैनिक है 7,000। तो बैठ के बातचीत की खुर्रम ने, भाई क्या करना है, लड़ना है कि नहीं लड़ना है? तो खुर्रम के सारे सेनापतियों ने कहा नहीं लड़ेंगे। भीम सिंह ने कहा लड़ेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे वो सामने 40,000 है, अरे हो तो हो, लड़ाई करने के लिए संख्या नहीं जिगरा बची भाई साहब, लड़ते हैं कल। कल का कल देखेंगे बाद में क्या करना क्या नहीं करना। खुर्रम कहता भीम सिंह कह रहा है लड़ेंगे तो लड़ेंगे, लड़ लो अपने। और अगले दिन गजब लड़ते हैं वास्तव में। और जब तक भीम सिंह जिंदा रहता है तब तक जो मुगलों के पांव उखड़े हुए रहते हैं सामने वाली टीम के, परवेज वाली टीम के। बाद में भीम सिंह मर जाता है। भीम सिंह मर जाता है तो बाकी सेनापति आगे खुर्रम को पूछते हैं कि भाई लड़ाई तो ठीक चल रही है, अपने बराबर का सा मामला लाए हुए हैं, पर भीम सिंह मर गया, क्या करना है? खुर्रम कहता चपले हाथ में लो। भीम सिंह मर गया तब नहीं लड़ेंगे। आपने को जिता सकता था, कौन जिता सकता था? भीम सिंह जिता सकता था। तो मेवाड़ वालों ने जहांगीर को बापड़े खूब तंग किया था, उसकी दारू आराम ही करके रखी थी। अगला राजा लिखो, जगत सिंह। अब एक तो सीधा हो जाएगा, इसके पिताजी ने जगमंदिर शुरू करवाया था, इसने क्या करवा दिया उसको पूरा? लिख लो। जगमंदिर महल का निर्माण पूरा करवाया था। ही कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ जगमंदिर पैलेस। जगमंदिर महल का निर्माण पूरा करवाया था। ही कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ जगमंदिर पैलेस। राजा एक दिन सो के उठा, सुबह दरबार में आया, अपने मंत्रियों का रात यार एक सपना है। क्या सपना है? कि भगवान विष्णु दिखाई दिए। वैसे ही भगवान विष्णु दिखाई दिए जैसे उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर में।
कौन से मंदिर में? क्या मतलब है इस सपने का? लोगों ने कहा साहब इस सपने का मतलब है कि भगवान विष्णु मेवाड़ आना चाहते हैं, भगवान विष्णु उदयपुर आना चाहते हैं, तभी राजा के सपने में है। राजा ने कहा तो बनाया जाए, जैसा जगन्नाथपुरी में मंदिर है वैसा का वैसा बनाया जाए। इसलिए उदयपुर में बनाया गया जगदीश मंदिर। क्या बनाया गया? तो या तो उसका नाम जगदीश मंदिर, या बोलते हैं जगन्नाथ राय मंदिर। क्या बोलते हैं? देखो, उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट जगदीश टेम्पल एट उदयपुर। कोष्टक में जगन्नाथ राय लिखना। उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट जगदीश टेम्पल एट उदयपुर। उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट जगदीश टेम्पल एट उदयपुर। इसे सपने में बना मंदिर भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रीम टेम्पल। समझ गए सपने बना मंदिर क्यों? इसे सपने में बना मंदिर भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रीम टेम्पल। यह है पंचायतन शैली में बना हुआ। समझते हो ना पंचायतन शैली? 5 मंदिर एक साथ, जिसमें बीच में एक बड़ा मुख्य मंदिर होता है, साइड में चारों कोनों में 4 छोटे छोटे मंदिर और होते हैं। यह है पंचायतन शैली में बना हुआ है। इट वॉज बिल्ट इन पंचायतन स्टाइल। यह है पंचायतन शैली में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन पंचायतन स्टाइल। तो ये आईएएस में बार क्वेश्चन था, पंचायतन क्या होती है? तो मंदिर बनाने की शैली। पंचायतन क्या होती है? अब दोनों ने 4 ऑप्शन दे दिए। पंचायतन होती है, नीचे लिख दिया, दक्षिण भारत में मीटिंग करने की एक जगह, पूर्वी भारत में लकड़ी से बनने वाले पुल, पंजाब में किया जाने वाला एक डांस, और उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का तरीका। तो क्या है? उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का एक तरीका। 5 मंदिर एक साथ बनाते इसलिए क्या बोलते हैं? लिखो वास्तुकार, लिखो इस मंदिर के आर्किटेक्ट कौन कौन थे? अर्जुन, भाणा और मुकुंद। कौन कौन थे बताओ? देखिए, अर्जुन, भाणा और मुकुंद। कोई बिल्डिंग बनेगी उसके बाद अभिलेख लगेंगे, ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा हो, क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। तो इसका नाम है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। क्या नाम है? क्या नाम है? और जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखने वाले बंदे का नाम था कृष्ण भट्ट। क्या नाम था? लिख लो, जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक बराबर लिखो कृष्ण भट्ट। राइटर ऑफ जगन्नाथ राय यूलोजी। जगन्नाथ राय प्रशस्ति का लेखक, राइटर ऑफ जगन्नाथ राय यूलोजी कौन थे? कृष्ण भट्ट। अच्छा, प्रशस्ति में राजा अपने बारे में लिखवाएगा, बाप दादाओं के बारे में भी लिखवाएगा। तो इस युद्ध में, इस प्रशस्ति में लिखा आगे, हल्दी घाटी युद्ध में हम जीत गए थे। तो ये प्रशस्ति कौन से युद्ध की जानकारी देती है? लिख लो, यह प्रशस्ति हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी देती है। दिस यूलोजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ हल्दी घाटी। यह प्रशस्ति हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी देती है। दिस यूलोजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ हल्दी घाटी। धायमा समझते हो ना आप? तो जगत सिंह एक धायमा थी, उनका नाम था नोजूबाई। क्या नाम था? इन नोजूबाई के लिए एक विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया था, और पर उसमें पूजा पाठ नोजूबाई करते, इसलिए मंदिर का नाम हो गया नोजूबाई का मंदिर। क्या नाम हो गया? नोजूबाई कौन थी? किसकी दाहिमा? लिख लो, उदयपुर में नोजूबाई का मंदिर बनवाया था। मंदिर तो भगवान जी का ही है, नोजूबाई पूजा करते इसलिए नाम क्या है? नोजूबाई का। उदयपुर में नोजूबाई का मंदिर बनवाया था। ही बिल्ट टेम्पल ऑफ नोजूबाई एट उदयपुर। उदयपुर में नोजूबाई का मंदिर बनवाया था। ही बिल्ट टेम्पल ऑफ नोजूबाई एट उदयपुर। नीचे लाइन चेंज कर लिखो, नोजूबाई जगत सिंह की दाई मां थी। नोजूबाई वॉज फोस्टर मदर ऑफ जगत सिंह। नोजूबाई जगत सिंह की दाई मां थी। नोजूबाई वॉज फोस्टर मदर ऑफ जगत सिंह। नोजूबाई क्या थी? जगत सिंह की दाई मां थी।
मेवाड़ के राजाओं में सबसे अधिक दानवीर कोई राजा हुआ था तो वो जगत सिंह था। लाइन चेंज कर लिखो, यह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। ही वॉज फेमस फॉर हिज चैरिटी। यह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। ही वॉज फेमस फॉर हिज चैरिटी। यह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। ही वॉज फेमस फॉर हिज चैरिटी। किसके लिए फेमस था? दानवीरता के लिए। कौन फेमस था? कौन फेमस था? जगत सिंह। तो कहते हैं उस समय अपने झुंझुनू में एक जगह पड़ती है उदयपुर वाटी, तो यहाँ पे कोई एक सामंत था, उसका नाम था टोडरमल। क्या नाम था? तो टोडरमल भी बड़ा दानवीर था। और उसी टाइम उदयपुर के अंदर कौन बैठा है? जगत सिंह। ये भी कौन है? दानवीर है। एक उदयपुर में, एक उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी का है? उदयपुर वाटी में तो कौन है? टोडरमल, यहाँ का सामंत है, दानवीर आदमी है। उधर मेवाड़ की राजधानी उदयपुर, उदयपुर में कौन है? जगत सिंह। जगत सिंह भी क्या है? दानवीर। तो किसी कवि ने उस टाइम कहा था कि दो उदयपुर उजड़ा, उजड़ा मतलब अच्छे, दोनों उदयपुर अच्छे हैं। दो दातार अटल, दोनों दातार क्या है? अटल मतलब टलते नहीं, कह दिया तो उत्ता दान देते हैं। दो उदयपुर उजड़ा, दो दातार अटल, एक तो राणो जगत सिंह, दूधो टोडरमल। एक तो राणा कौन है? जगत सिंह। दूसरा कौन है? अगला राजा लिखो, राज सिंह। अगला राजा कौन है? राज सिंह। मुगल मेवाड़ संधि कहती है कि चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं करवाई जा सकती। राज सिंह ने बनती शुरू करवाई कि चित्तौड़ के किले की मरम्मत की जाए। मेवाड़ वालों से बिना लड़ाई के रहा नहीं जाता था जी। थोड़े दिनों में खुजली आने लग गई थी, कैसे लड़ाई करें? तो संधि तोड़ दें, ऐसे ही होगी लड़ाई। तो देखो, मुगल बादशाह हुआ करता शाहजहां। कौन था? देखो, शाहजहां के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई। ही एडोप्टेड अग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स शाहजहां। शाहजहां के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई। ही एडोप्टेड अग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स शाहजहां। शाहजहां के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई। He adopted aggressive policy against शाहजहां towards शाहजहां, against शाहजहां। तथा चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया। एंड स्टार्टेड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ चित्तौड़ फोर्ट। हालांकि जगत सिंह के टाइम में थोड़ा थोड़ा होने लग गया था, पर कब थोड़ा थोड़ा कोई मरम्मत थी, इसने तो ढंग से ही कहा बनाओ अपने दीवारें ऊंची करो। चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया। एंड स्टार्टेड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ चित्तौड़ फोर्ट। शाहजहां का बेटा था दारा। शाहजहां का बेटा कौन है? दारा। दारा सिंह को पता चला कि यार, तो उसने कहा पिताजी वो राज सिंह तो करवा रहा, तो शाहजहां ने तो पहले लोड ही नहीं लिया। शाहजहां ने कहा रहने दे रहे, खास आदमी है अपने, कोई बात नहीं। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। उसने सेना भेज दी, वहां से एक बड़ी सेना भेजी। सादुल्ला खान नाम का एक सेनापति भेजा। कौन सा सेनापति? तो इस पुनर्निर्माण को रुकवाने के लिए कौन सा मुगल सेनापति आया था? लिखो। फिर इनके बीच वापस संधि हुई कि भाई तुम ऐसे नहीं कर सकते। लिखो, मुगल सेनापति सादुल्ला खान ने, मुगल कमांडर सादुल्ला खान, मुगल सेनापति सादुल्ला खान ने इस पुनर्निर्माण को रुकवाया था। गॉड स्टॉप दिस रिकंस्ट्रक्शन। इस पुनर्निर्माण को रुकवाया था। गॉड स्टॉप दिस रिकंस्ट्रक्शन। इस पुनर्निर्माण को रुकवाया था। गॉड स्टॉप दिस रिकंस्ट्रक्शन। अब 1652 में राजा बना है। बनने के थोड़े दिन बाद में इनके बीच में घटनाएं होने लग गई। तो कुल मिला के दारा से नाराज है। दारा ने इसका पुनर्निर्माण रुकवाया, तो किससे नाराज हो गया? दारा से। इतने में खबरें आई कि भाई साहब शाहजहां बीमार है। शाहजहां बीमार है। शाहजहां के मंत्रियों ने शाहजहां से पूछा कि शाहजहां खुदा ना खास्ता तू मर जाए तो तेरे 4 बेटे हैं, राजा किसको बनाना है? तो उसने कहा दारा को बना दो। किसको बना दो? तो इस पर उसका एक भाई बड़ा नाराज हुआ, औरंगजेब। कौन नाराज हुआ? औरंगजेब नाराज हुआ। तो बाद में किस किस के बीच में लड़ाई होगी? दारा के और राजस्थान के सारे राजा दारा की तरफ है। किसकी तरफ है? ओबीसी बात है, क्योंकि दारा को राजा कौन बना रहा है? शाहजहां। राजाओं की संधि किसके साथ? मुगल बादशाह की। मुगल बादशाह कौन है? शाहजहां। शाहजहां किसकी तरफ है? दारा। तो राजा भी किसकी तरफ होंगे? दारा। एक राजा जो औरंगजेब की तरफ चला गया, राज सिंह, क्योंकि दारा ने क्या रुकवा दिया था? पुनर्निर्माण रुकवाया, तो उसकी तब से बनती नहीं है। लिखो, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में, इन मुगल सक्सेशन स्ट्रगल, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में, इन मुगल सक्सेशन स्ट्रगल, औरंगजेब का साथ दिया था। ही सपोर्टेड औरंगजेब। औरंगजेब का साथ दिया था। ही सपोर्टेड औरंगजेब। औरंगजेब का साथ दिया था। ही सपोर्टेड औरंगजेब।
और ये दिमाग लगाता है जी गजब वाला। ये कहता है भाई लड़ाई किसके बीच में चल रही है, दारा और औरंगजेब, दारा और औरंगजेब के बीच में चल रही है। तो इस समय सब अपनी लड़ाई में व्यस्त है, अपनी तरफ किसी का भी ध्यान है नहीं है। अपने खिलाफ कौन है, दारा। तो दारा ने जब सादुल्ला खान को भेजा था ना पुनर्निर्माण रुकवाने के लिए, तो सादुल्ला खान ने मेवाड़ के कई इलाकों पे कब्जे कर लिए। भाई मुगलों की कार्रवाई थी, देख यदि तू पुनर्निर्माण करवाएगा तो हम मेवाड़ पे क्या कर लेंगे, कब्जा। तो राज सिंह को वो था कि मेरे कब्जे छुड़वाने हैं। तो राज सिंह ने अब मुगलों पर हमले करने शुरू किए। मुगलों पर हमले करके अपने कब्जे तो छुड़वाए, मुगलों के कई जगह पर और कब्जे किए उसने। अब इससे मुझे राज सिंह यदि मुगलों के खिलाफ सेना भेजेगा तो मुगलों की तरफ से सेना वापस आएगी रिटेलिएट करने के लिए, तो सेना कौन भेजेगा। तो दारा की स्थिति औरंगजेब के खिलाफ मजबूत होगी कमजोर। इसका मतलब दारा की सेना दो तरफ, आधी सेना किसकी तरफ, या थोड़ी बहुत सेना किसकी तरफ, राज सिंह, और थोड़ी सेना किसकी तरफ, औरंगजेब। तो फायदा किसको हो रहा है, औरंगजेब। उधर से राज सिंह कह रहा है वेल्डन भाई वेल्डन, लगा रहा है अपने, बस सेम सेम करता रहे, रख तू जिते कब्जे करने उतने कब्जे कर बोले अपने, लिखो। तो ये ना दशहरे पर, मैंने कल ही आपको बताया था, पहले अपने दशहरे पर लड़ाइयां होती थी। दशहरे वाली लड़ाइयों को बोलते अपने टीका दौड़, क्या बोलते। तो इस टीका दौड़ के अंदर मुगल क्षेत्रों पर कब्जे किए थे इसने, लिखो। इस समय दिस टाइम इसने टीका दौड़ का आयोजन करवाया, ही कंडक्टेड टीका दौड़। इसने किसने, कब होती टीका दौड़, कब होती थी, दशहरे। इसने टीका दौड़ का आयोजन करवाया, ही कंडक्टेड टीका दौड़। इसने टीका दौड़ का आयोजन करवाया तथा कई मुगल क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, कैप्चर्ड सम मुगल एरियाज, तथा कई मुगल क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, एंड कैप्चर्ड सम मुगल एरियाज, तथा कई मुगल क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, एंड कैप्चर्ड सम मुगल एरियाज, कई मुगल क्षेत्रों पर क्या कर लिया। अब भाई राजा बन गया आपका औरंगजेब। औरंगजेब के बादशाह बनने के बाद इसकी औरंगजेब की बनी नहीं कभी। जब वो बादशाह नहीं बना था तब औरंगजेब के साथ बनती है, बनने के बाद औरंगजेब के साथ बनती नहीं। औरंगजेब उन दिनों हिंदुओं पर एक टैक्स लगा रहा था, जजिया। कौन सा लगा रहा था, ये विरोध करता है कि हम जजिया लगाने नहीं देंगे। तो औरंगजेब के कौन से कर का विरोध किया, देख लो। औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया, ही अपोज्ड जजिया टैक्स ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया था, ही अपोज्ड जजिया टैक्स ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के कौन से कर का विरोध किया, जजिया। तो उस समय साउथ में थे शिवाजी, भाई औरंगजेब के खिलाफ साउथ में कौन लड़ रहे हैं, शिवाजी। तो औरंगजेब ने शिवाजी को भी कहा जजिया दो। शिवाजी का रिप्लाई बड़ा शानदार है। शिवाजी ने कहा कि औरंगजेब हम जजिया दे देंगे यदि भाई साहब राज सिंह दे दे तो। कौन दे दे, वो सेंटेंस दो चीज बताता है, एक तो कहता है कि राज सिंह मेरा भाई है क्योंकि मैं मेवाड़ का सिसोदिया हूं, है ना। दूसरा उसके कहने का मतलब था कि राज सिंह से लेने की औकात नहीं इसलिए हमसे मांग रहा है, राज सिंह दे देगा तो हम भी दे देंगे। उस समय इमोजी होती नहीं थी, वरना तो इमोजी और लगाता हुआ। इस समय मारवाड़ में एक राजा बनना चाहता है अजीत सिंह। कौन राजा बनना चाहता है, और औरंगजेब उसको राजा बनने नहीं दे रहा। तो मारवाड़ के अजीत सिंह यदि को सपोर्ट करता है तो कौन सपोर्ट करता है, देखो। औरंगजेब के खिलाफ मारवाड़ के अजीत सिंह का समर्थन किया। ही सपोर्टेड अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ अगेंस्ट औरंगजेब। औरंगजेब के खिलाफ मारवाड़ के अजीत सिंह का समर्थन किया। ही सपोर्टेड अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ अगेंस्ट औरंगजेब। मारवाड़ वाली रियासत में राजवंश कौन सा था, राठौड़। मेवाड़ वाले सिसोदिया। तो इसका नाम पड़ा राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। क्या नाम पड़ा, लिख लो। इसे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज राठौड़ सिसोदिया अलायंस। इसे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज राठौड़ सिसोदिया अलायंस। क्या कहा जाता है इसको, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। उन दिनों औरंगजेब हिंदुओं के मंदिर तोड़वा रहा था। कहते हैं राज सिंह ऐलान करवाता है कि यदि कहीं पर मूर्ति टूट रही है और वहां के लोग ना बचा पाए, मेरे पास लेके जाना, मैं बचा लूंगा। और लोग खूब सारी मूर्तियां लेके आए थे और राज सिंह ने बचा ली थी। सबसे बड़ा उदाहरण तो श्रीनाथ जी मंदिर है, नाथद्वारा। श्रीनाथ जी वाली मूर्ति रातों रात वो मथुरा से लाई गई थी यहाँ पे, लिखो। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा की थी। ही प्रोटेक्टेड आइडल्स ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेज अगेंस्ट औरंगजेब। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा की थी। ही प्रोटेक्टेड आइडल्स ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेज अगेंस्ट औरंगजेब। औरंगजेब के खिलाफ
हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा की थी। उन दिनों औरंगजेब को जबरदस्ती हिंदू राजकुमारियों से शादी कर रहा था। राज सिंह ने फिर ऐलान करवाया कि यदि किसी राजकुमारी से औरंगजेब जबरदस्ती शादी करता हो, मेरे पास एक बार मैसेज कर दे, मैं आ जाऊंगा, मैं कर लूंगा। मतलब वो कहेगी वहां करवा देंगे। वो जहां कहेगी वहां करवा देंगे। लिखो, औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की थी। ही प्रोटेक्टेड हिंदू प्रिंसेस अगेंस्ट औरंगजेब। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की थी। ही प्रोटेक्टेड हिंदू प्रिंसेस अगेंस्ट औरंगजेब। एक एग्जांपल लिखो, जैसे किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, लाइक चारुमती प्रिंसेस ऑफ किशनगढ़। जैसे किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, लाइक चारुमती प्रिंसेस ऑफ किशनगढ़। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। कल सुनेंगे अपने चारुमती की कहानी।